हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री की पहली किताब और उसका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्कशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो हैं टाउन्स एंड ट्रेड एंड कॉइनेज। टाउन्स एंड ट्रेड में हमने ये देखा था कि किस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने के 1500 सालों के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर से सिटीज का या शहरों का उदय होता है, री इमरजेंस हमको शहरों का देखने के लिए मिलता है। या यूं बोलना चाहिए कि जो लाइफस्टाइल है वो रूरल लाइफस्टाइल से अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ में किस तरह वापस लौटी, ये डिस्कशन हम लोगों ने किया था। साथ ही साथ अब ये जो रूरल लाइफस्टाइल से अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ में हमारा फिर से लौटना हुआ, शहरों का जो उदय होता है, इसके साथ में फिर ट्रेड किस तरह से आगे बढ़ा और ट्रेड की ग्रोथ ने फिर इन सिटीज की ग्रोथ को कैसे इन्फ्लुएंस किया, सिटीज की ग्रोथ ने अकॉर्डिंगली ट्रेड की ग्रोथ को कैसे इन्फ्लुएंस किया, ये भी हमने डिस्कस किया था। एंड इसमें से फिर कुछ सिटीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, उनका प्रोमिनेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उस वक्त की महाजनपदों की कैपिटल्स बनी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद में फिर हम लोगों ने कॉइनेज की बात करी। कॉइनेज में ये देखा था कि भारत में सिक्कों का चलना सबसे पहले कब शुरू हुआ एंड कैसे फिर इसका इवोल्यूशन होता चला गया। भारत में फिर सोने के सिक्के कब चलना शुरू हुए, सोने के सिक्के चलने के साथ में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ट्रेड की ग्रोथ किस तरह से होती है एंड अल्टीमेटली फिर इनका डिक्लाइन किस तरह से हुआ, और इस पूरी प्रोसेस का भारत के समाज पे, भारत के की सोसाइटी पे, भारत की सभ्यता के ऊपर क्या असर पड़ा, किस तरह से हमारे रिलेशनशिप्स आउटर वर्ल्ड के साथ में डेवलप हुए, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके खत्म करी थी। आज उसी के आगे हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है उसका नाम है हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड। यानी कि जो शिलालेख हमको मिले हैं जिसके बेसिस पर इतिहास लिखा गया है, या प्रोमिनेंटली इस चैप्टर में जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है उसको शिलालेखों की मदद से लिखा गया है, चाहे सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में मिले हुए शिलालेख हो या फिर प्रभावती गुप्ता के बारे में जो बात करी है वो उनके इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे हमको पता चला कि उन्होंने अपना कैसे शासन चलाया था, राजकाज किया था, जो भी दान दक्षिणा करी थी, वो सारी चीजें। इसी तरह से अगर हम लोग शाका किंग रुद्रदमन के बारे में बात करें तो उन्होंने वो जो सुदर्शन लेक की रिपेयरिंग करवाई थी उसके बारे में भी हम लोगों को इंस्क्रिप्शंस की मदद से पता चलता है। तो आखिर हम लोग इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते कैसे हैं, इतिहासकार इंस्क्रिप्शंस को कैसे डिसाइफर करते हैं और उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हिस्टोरिकल राइटिंग कैसे की जाती है, वो सारी बातचीत हम लोगों ने इस टॉपिक में और इस पर्टिकुलर सेशन में करना है। साथ ही साथ ये टॉपिक इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, तो इस सेशन के साथ में, इस लेक्चर के साथ में ये चैप्टर भी जो है हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के ये टॉपिक शुरू करते हैं, इसी के साथ में इस चैप्टर का आखिरी सेशन भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सर। बाय नाउ वी हैव स्टडीड excerpts of inscriptions in this chapter. Now a question arises that how historians, after finding an inscription, were able to read it / understand it. We will find answers of this question in this section. तो इसमें ये लिखा गया है कि इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातचीत करी है, जो भी डिस्कशन किया है, वो जो शिलालेख मिले हैं उनके ऊपर जो बातें लिखी गई थी उसके बेसिस पे किया गया। वही बात जो मैंने अभी कही कि प्रभावती गुप्ता ने कितनी दान दक्षिणा की हमको कैसे पता चलता है, उस वक्त के जो ताम्रपत्र या इंस्क्रिप्शंस मिले जिसमें लिखा हुआ था कि भाई इन्होंने इस तारीख को इतनी इतनी जो दान है वो किया है, ये पर्टिकुलर गांव इस व्यक्ति को दे दिया या फिर इस ब्राह्मण को जो है दान कर दिया, ये सारी बातें हमको लिखी हुई मिली। उसके बेसिस पर हमको उनका इतिहास पता चला और इसी से फिर ये पता चला कि भाई प्रभावती गुप्ता जैसी एक महिला हुआ करती थी एक जमाने में, इस टाइम पीरियड पे जो रूल किया करती थी। इसी तरह सम्राट अशोक के बारे में हमको कैसे पता चलता है, शिलालेखों में उनको पियादस्ती के नाम से बुलाया गया है या देवनम पिया के नाम से बुलाया गया है, और कई ऐसे शिलालेख मिले जिसमें पियादस्ती, देवनम पिया और सम्राट अशोक उनका एक्चुअल नाम इस्तेमाल किया। वहां से पता चला कि यार सम्राट अशोक की बात हो रही है और उनके लिए ये टाइटल्स इस्तेमाल होते थे। शाका किंग रुद्रदमन का जो इंस्क्रिप्शन मिला है उस पे गुजरात में, उसके बारे में भी यही कहानी है कि उस पे लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर ये सुदर्शन लेक थी, ये आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरल लेक नहीं है, तो ये पता चला अपने को। और उसके बाद में फिर इसको किसी मौर्यन गवर्नर ने बनवाया था। जब रुद्रदमन यहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पीरियड पे इस लेक का जो एम्बैंकमेंट है स्टॉर्म्स के कारण टूट गया, तो रुद्रदमन ने उसको रिपेयर करवाया। उसी में फिर किसी ने नीचे लिख दिया कि इसके बाद में फिर ये एक बार टूट गया था, तो एक गुप्ता रूलर ने जो है
उन्होंने इसको रिपेयर कराया था। तो ये सारी बातें अपने को पता कहां से चल रही हैं? ये सारी बातें पता चल रही हैं जो शिलालेख मिले हैं उनके ऊपर ये सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है, वहां से आपको पता चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर आप ये इंस्क्रिप्शन पढ़ सकने में कैसे कामयाब हो गए? इतिहासकारों के लिए बोला जा रहा है एक ऐसा इंस्क्रिप्शन, एक ऐसा शिलालेख जो एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसको आज की तारीख में कोई नहीं बोलता, या आज की तारीख में वो भाषा एज इट इज इस्तेमाल नहीं होती जैसे उस टाइम पीरियड पे लिखी गई थी। आज की तारीख में कोई उसको बोलता नहीं है, किसी को वो भाषा आती नहीं है। आपने कैसे पढ़ ली? आपको किसने सिखा दी? दूसरी बात यह कि चलो कहीं से आपने कोई जुगाड़ करके भाषा सीख भी ली हो, तो जिस लिपि में ये भाषा लिखी गई है शिलालेखों के ऊपर, वो लिपि तो डेफिनेटली आज की तारीख में बिल्कुल नहीं चलती। भारत में जितनी भी लिपियां हैं आज की और भारत की जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं उसमें अगर आप देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर है, आप पढ़ नहीं पाओगे उन स्क्रिप्ट्स को। तो आपको ये लिपि किसने पढ़ना सिखा दी? आपने आखिर इस लिपि को कैसे पढ़ लिया? और इस लिपि में लिखी गई एक ऐसी भाषा जो आज की तारीख में किसी को नहीं आती, वो आपको कैसे समझ में आ गई? उसके बेसिस पे फिर कैसे आपने उस जमाने का इतिहास समझ लिया और उसके ऊपर हिस्टोरिकल राइटिंग कर दी? ये बड़ा एक वाजिब सवाल है और ये पूछना बनता भी है। दो एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको ये बात ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अब जैसे हम लोग इंडियंस हैं, अब कोई स्पेसिफिकली चाइनीज या जापानीज भाषा सीखे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल अगर हम लोग डिस्कशन करें, मुझे चाइनीज नहीं आती, जापानीज नहीं आती, आप लोगों को भी नहीं आती होगी, तो अब अगर हमारा नाम है वो भी कोई हमको चाइनीज या जापानीज भाषा में उनकी लिपि में लिखकर हमारे सामने रख दे तो हम पढ़ तो पाएंगे नहीं उसे। तो आज की तारीख में भी जो भाषाएं हमको नहीं आती हैं उसमें हमारा नाम लिख दिया जाए, हमारे बारे में 10 तरीके की तारीफें कर दी जाएं, या हमें 10 गालियां बक दी जाए, हमें समझ में ही नहीं आएगी, चाहे कोई हमें बोल के बताए चाहे हमें कोई लिखकर सामने की तरफ में रख दे। तो ये तो फिर उन भाषाओं की बात हो रही है जिनको आज की तारीख में ना तो कोई बोलता है ना कोई पढ़ना जानता है। जन सामान्य की अगर बात की जाए, आपने कैसे पढ़ लिया? एक ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये एक अशोक, सम्राट अशोक के टाइम पीरियड का एक शिलालेख है, पत्थर के ऊपर एक चट्टान के ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया है। अब सम्राट अशोक के वक्त में ये भाषा बोली जाती रही होगी, ये लिपि लिखी जाती रही होगी, मगर वो 2-2.5 साल पुरानी बात है। आज की तारीख में ना तो इस भाषा को कोई बोलता है ना इस भाषा को कोई पढ़ सकता है। तो किसी इतिहासकार ने जब इस चट्टान को खोजा होगा, किसी को अगर ये मिली भी होगी, तो अब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको सपना आ गया होगा और आपको ये लिपि समझ में आने लग गई होगी। एक बार अगर फिर आपको ये लिपि समझ में आ गई होगी तो फिर इसमें जो भाषा लिखी हुई है वो आपको पल्ले पड़ गई होगी। तो फिर ये वाजिब सवाल है कि आखिर कैसे, किस तरह से आपने इस लिपि को या फिर यूं बोलना चाहिए कि इस स्क्रिप्ट को पढ़ा, और या फिर यूं बोलूंगी इस स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफलता हासिल करी, और फिर किस तरह से इस स्क्रिप्ट की में जो भाषा लिखी गई है उसको आपने समझा, और उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर शिलालेख पर जो बात लिखी गई है उसका मतलब निकाला, और उस मतलब का फिर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन किया। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन कर उस कालखंड के बारे में आपने कुछ लिखा है इतिहास में, जिस कालखंड का ये पर्टिकुलर शिलालेख था। ये वाजिब सवाल है, ये पूछना बनता है। और यहीं से फिर घूम फिर कर हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत पर आते हैं, जिसके बारे में बात करी थी कि आखिर इंस्क्रिप्शंस को, शिलालेखों को डिसाइफर कैसे किया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। उसी का जवाब अब हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश जो हम लोग करेंगे, इसको हम लोग 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ब्राह्मी को किस तरह से डिसाइफर किया गया था, फिर ये देखेंगे कि खारोष्टी को कैसे डिसाइफर किया गया था। ब्राह्मी लिपि ही क्यों और खारोष्टी लिपि ही क्यों, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि इंस्क्रिप्शंस को या शिलालेखों को पढ़ा कैसे गया और समझा कैसे गया, इस टॉपिक में जिसका नाम है डिसाइफरिंग ब्राह्मी। चलें देखते हैं। Most Indian scripts used to write modern Indian languages are derived from Brahmi. This script was used to write most of the Ashokan inscriptions. तो आज की तारीख में हमारी जितनी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो या हिंदी भाषा हो, जिसको 1947 के पहले हिंदुस्तानी बोला जाता था, गुजराती हो, बंगाली हो, जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, इनको लिखने के लिए जो अलग अलग इनकी लिपियां हैं, इनकी जो अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं, जब इनको स्टडी किया गया तब हिस्टोरियंस को एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि ये सारी की सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं एक कॉमन एंशिएंट स्क्रिप्ट हुआ करती थी जिसका नाम है ब्राह्मी, उससे इवॉल्व होकर आई है। हालांकि आज की तारीख में आप देखोगे तो स्क्रिप्ट्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब जैसे तमिल भाषा लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है और देवनागरी की अगर आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ज्यादा आपको जो है अक्षर एक जैसे नहीं दिखते। बट जब हिस्टोरियंस स्टडी करना शुरू करते हैं कि आखिर ये अक्षर उसी तरह से क्यों बनाया जाता है जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, इसका इवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ, तो उस इवोल्यूशन को ट्रैक करते 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 अगर ओरिजिन की तरफ में जाएं तो एक स्क्रिप्ट पर आकर हम लोग रुक जाते हैं और उस स्क्रिप्ट का नाम है ब्राह्मी। दूसरे शब्दों में भारत में आज की तारीख में जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं उनको लिखने के लिए
जिन लिपियों का, जिन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुई हैं, निकली हैं, इवॉल्व हुई हैं एक एंशिएंट स्क्रिप्ट है जिसका नाम है ब्राह्मी। एंड ये स्क्रिप्ट भारत में जो सबसे पहले शिलालेख हमको मिले सम्राट अशोक के, उसमें प्रोमिनेंटली इस्तेमाल की गई है। सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं जिनको अशोकन इंस्क्रिप्शंस के नाम से जाना जाता है, इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए प्रोमिनेंटली जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है उस स्क्रिप्ट का नाम है ब्राह्मी। अब ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाषा कौन सी लिखी गई, इस्तेमाल की गई है। सम्राट अशोक ने अपने जो शिलालेख लिखवाए थे उसमें भाषा कौन सी इस्तेमाल की गई है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाने के लिए जिस लिपि का इस्तेमाल किया था मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ज्यादातर उनके जो शिलालेख हैं सारे के सारे मिलते हैं ऐसा भी नहीं है, मगर ज्यादातर जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं जिनको हम लोग अशोकन इंस्क्रिप्शंस के नाम से जानते हैं, ये ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल कर कर लिखे गए हैं। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि सम्राट अशोक के बारे में आपको पता चले, उस टाइम पीरियड में जब वो राज किया करते थे उस वक्त मौर्यन अंपायर कैसे रूल करता था, उसके बारे में आपको इन इंस्क्रिप्शन से कुछ इंफॉर्मेशन मिले, उस वक्त के भारत के बारे में आपको कुछ जानकारी अगर मिले, तो फिर जाहिर सी बात है अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना जरूरी है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस ज्यादातर लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, मतलब जब तक ब्राह्मी लिपि समझ में नहीं आएगी तब तक इनमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी और सबसे रेलेवेंट हो जाता है कि भाई ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जाए, ब्राह्मी लिपि को समझा जाए, और या फिर यूं बोलूं कि ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर किया जाए। तो इसलिए सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का डिसाइफरमेंट हुआ था, या यूं कहना चाहिए कि स्कॉलर्स ने एंशिएंट इंडिया को समझने की दिशा में जब पहले सीरियस कदम उठाए थे तो उसमें से ब्राह्मी का डिसाइफरमेंट सबसे निर्णायक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट कदम कहा जा सकता है, या जो इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए थे उनमें से एक था। अब ब्राह्मी लिपि दिखती कैसी है, तो कुछ इस तरीके से इसमें अक्षरों को बनाया जाता था। इसके अक्षर जो है ब्राह्मी लिपि में कुछ इस तरीके से अक्षरों का इस्तेमाल कर कर भाषा को, जो भी भाषा आप लिख रहे हो उसको लिखा जाता था। हालांकि मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर बता देता हूं, भाषा एक अलग चीज होती है, लिपि एक अलग चीज होती है। समझिएगा इस बात को। स्क्रिप्ट यानी कि लिपि जो है किसी भाषा को लिखने के लिए जो इस्तेमाल हो रही है वो एक अलग चीज है, और उस लिपि का इस्तेमाल कर कर जो भाषा या जो लैंग्वेज लिखी जा रही है वो एक अलग चीज होती है। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है वो भाषा है, उसको लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है वो रोमन है। आज की तारीख में हम लोग व्हाट्सएप में जितनी भी चैटिंग करते हैं, ज्यादातर चैटिंग आप हिंदी में ही करते होगे अगर आप हिंदी भाषी हो तो, या फिर अगर आप कोई दूसरी भाषा बोलते हो तो उस भाषा में अपनी चैटिंग करते होगे। बट जो स्क्रिप्ट आप प्रोमिनेंटली लिखने के लिए इस्तेमाल करते होगे वो रोमन है। अब ये बड़ी, जैसे आप इसको ऐसे समझें कि मुझे हिस्ट्री लिखना है तो, या इतिहास लिखना है, तो इतिहास को एक तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसको, ये इतिहास जो है शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहां पे ये जो दोनों, ये जो अक्षर है वो सेम है। इतिहास यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके लिखा गया है, इतिहास यहाँ पे रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लिखा गया है। शब्द कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का शब्द मान सकते हैं, मगर यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो बदल गई है। रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर हिंदी भाषा का एक शब्द इतिहास लिखा गया है, और यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर हिंदी भाषा का एक शब्द इतिहास लिखा गया है। तो समझिएगा इस बात को, भाषा एक अलग चीज होती है, स्क्रिप्ट एक अलग चीज होती है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कई सारी भाषाएं लिखी जा सकती हैं, कोई भाषा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाए ऐसा जरूरी नहीं है, मगर इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कई सारी लैंग्वेजेस लिखी जा सकती हैं। ये अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है, इस बात को समझना जरूरी है। और ब्राह्मी दिखती कैसी थी? इसके अक्षर प्रोमिनेंटली कुछ इस तरह से दिखा करते थे। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि भाषा एक अलग चीज है, लिपि एक अलग चीज है, वो अपने को यहां पर समझ में आएगा जब हम लोग इसको देखेंगे कि डिसाइफरमेंट ब्राह्मी का किस तरह से किया गया था। From late 18th century, European scholars with the help of Pandits started working on decipherment of Brahmi. They compared letters of contemporary Bengali and Devanagari with letters of inscriptions. तो जब इतिहास को भारत का जानने की सीरियस कोशिशें हुई, ये सारी जो सीरियस कोशिशें थी ये की गई थी अंग्रेजों के द्वारा।
अंग्रेजों ने जब अल्टीमेटली बंगाल के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे 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 हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया, तो इस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, इसमें हमको दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। एक कैटेगरी वाले ये कहते थे कि भारत को जानने समझने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर बस अपना शासन आप स्थापित कर लो, जितना हो सकता है इसका दोहन करो, और जब तक हो सकता है आप इसको लूटो, और जिस दिन नहीं हो पाएगा छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। व्यापार जो है वो प्रोमिनेंस रखता है, और जितना हो सके भारत से हमको फायदा उठाना है, डज नॉट मैटर कि इसके ऊपर हमारा कब्जा हो गया है तो इसकी भलाई के लिए हम लोग काम करें। एक तो इस तरीके की सोच थी। इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग कहलाए एंग्लिसिस्ट। इसका उल्टा कुछ अफसर ऐसे थे जिनका मानना यह था कि अगर भारत के ऊपर अच्छे से कब्जा रखना है, भारत को अगर अच्छे से रूल करना है, इसके ऊपर अपने शासन को प्रोलॉन्ग करना है और लंबे वक्त तक भारत से फायदा उठाना है, तो इसके लिए भारत को समझना जरूरी है। भारत का इतिहास, भारत का कल्चर, भारत के लोग, भारत के कस्टम्स, भारत के ट्रेडिशंस, जब तक इन सारी चीजों को समझा नहीं जाएगा तब तक अच्छे से जो है रूल नहीं किया जा सकता। एंड और जितना अच्छे से आप इन सारी चीजों को समझोगे उतना अच्छे से आप रूल कर सकते हो, उतने लंबे वक्त तक आप रूल कर सकते हो। ये जो थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग थे ये कहलाए ओरिएंटलिस्ट। मैं नाम भी लिख देता हूं। तो ओरिएंटलिस्ट का कहना यह था कि हिंदुस्तान को समझना जरूरी है। अब समझने की दिशा में फिर भारत का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। अब भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा तो यहां से फिर जब खोजबीन शुरू की गई तो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलना शुरू हुए। इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे एक पर्टिकुलर भाषा में जो आपको समझ में नहीं आ रही है, और उसमें फिर एक लिपि का इस्तेमाल किया गया था जो वक्त के साथ में आपको पता चला कि ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़े बिना अशोकन इंस्क्रिप्शन समझ में नहीं आएंगे, अशोकन इंस्क्रिप्शन पढ़े बिना भारत का इतिहास समझ में नहीं आएगा, भारत का इतिहास समझ में नहीं आएगा तो आप ढंग से रूल नहीं कर पाओगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ में 18वीं शताब्दी के आखिरी जो दशक है 1770 1780 के आसपास यूरोप के जो स्कॉलर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ओरिएंटलिस्ट विचारधारा वाले अफसर थे, इन्होंने भारत के पंडितों के साथ में, इंडियन स्कॉलर्स के साथ में मिलकर ब्राह्मी का डिसाइफरमेंट शुरू करवाया। एंड ब्राह्मी को समझने के लिए इन्होंने उस वक्त की जो कंटेम्प्रेरी बंगाली भाषा लिखने के लिए जो लिपि इस्तेमाल होती थी, एक तो वो, और दूसरी जो देवनागरी लिपि है, इन दोनों के अक्षरों के साथ में ब्राह्मी के अक्षरों को कंपेयर करना शुरू किया और उसका फिर कुछ एक मेक सेंस करने की कोशिश करी। ब्राह्मी के अक्षर और ब्राह्मी के अक्षरों से बंगाली, और उस वक्त में जो बंगाली की स्क्रिप्ट होती थी, और देवनागरी के जो अक्षर थे उनको कंपेयर करके कुछ एक मतलब निकालना, कुछ एक मीनिंग बनाने की कोशिश करी। जो अक्षर थे इनका सेंस समझने की कोशिश शुरू की गई। वक्त के साथ में इनको धीरे धीरे पता भी चला अल्टीमेटली कि किस अक्षर का या फिर किस सिंबल का क्या मतलब है, कौन सा सिंबल कौन से अक्षर को डिनोट करता है। तो वही यहाँ पे ब्लॉक में बताया गया है कि जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो आपको पता चला कि भाई ये जो सिंबल कई जगहों पे देखने को मिलता है, इसका मतलब का होता है, या यूं बोलना चाहिए कि ये 2300 साल का जो इवोल्यूशन रहा है उसमें ये अक्षर अल्टीमेटली आज की जो देवनागरी भाषा बोली, देवनागरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसमें ये का के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये जो डी है, या जो डी जैसा दिखने वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली चा है। अब 2-2,500 सालों में किस तरह से ये चा बन गया वो अपने इंटरेस्ट की बात नहीं है, मगर इतना है कि अगर आपको कहीं पे ब्राह्मी लिपि मिलती है, ब्राह्मी में अगर ये आपको इस तरह का सिंबल मिलता है तो उसको हम लोगों को चा पढ़ना है। ये इसी तरह से अगर एक सी बना हुआ है कुछ इस तरीके से तो इसका मतलब ढा होता है। ठीक है जी, ढा होता है। ये इन लोगों को समझ में आया। ये वाला सिंबल मेरे हिसाब से समझना सबसे ज्यादा आसान था। ये तो बहुत इजी है कि ये जो है इवॉल्व होते होते दा बन गया आज की तारीख में। इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। तो ऐसे करते 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 वक्त के साथ में इन्होंने समझा कि किस तरह से जो है आज की जो मॉडर्न देवनागरी है उसके अक्षर ब्राह्मी से इवॉल्व होकर आए हैं। ये समझ में आ गया तो फिर कौन सा अक्षर जो है किस पर्टिकुलर शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझने में मदद मिली। अब जैसे यहां पर अब अपने को एक बार जब ये समझ में आ गया कि इसका मतलब का है, इसका मतलब चा है, इसका मतलब ढा है और दा है और इस तरह से, तो फिर ये टू अ गुड एक्सटेंट आपको इसमें फिर जो है एक सेंस बनने लगा कि भाई यहां पर ये जो क्रॉस जैसा सिंबल बना हुआ है इसको हम लोगों को चा पढ़ना है। अब बाकी अक्षर आपको समझ में आते हैं ना आते हो, बट एक बार ये समझ में आ गया तो पता चल गया कि यहां पर चा लिखा हुआ है। इसी तरह से ये जो एक अक्षर है ये पता चल गया कि भाई ये जो है वो आ है। इनफैक्ट ये जो है वो छोटा आ है, और ये अगर इसी तरह से लिखकर उल्टे के की तरह इसके ऊपर एक ये डंडा बना दिया जाए तो इसका मतलब होता है बड़ा आ। आपको ये समझ में आने लगा। तो करते 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 ऐसे इन अक्षरों के एक बार आपको जब समझ में आने लगा कि इन अक्षरों को क्या प्रोनाउंस किया जाता है तो फिर शब्द बनाना शुरू कर दिए। फिर शब्द एक बार बनने लगे तो अल्टीमेटली आप फिर पढ़ने की तरफ जो है एक दिशा, एक कदम आपने और बढ़ाया, और करते करते फिर एक बार जब पढ़ने लगे, शब्द बनने लगे, तो फिर उनका मतलब भी जो है समझ में आने लगा। एंड ऐसे करते करते फिर इसका डिसाइफरमेंट हुआ है।
बहुत लंबा प्रोसेस था, ऐसा भी नहीं कि 2 दिनों में हो गया हो, मगर ऐसे करते करते कई दशकों की मेहनत के बाद में 1800 1830 1840 आते आते अल्टीमेटली फिर ब्राह्मी को जो है पढ़ने में कामयाबी मिली, या फिर इसका डिसाइफरमेंट हुआ। तो समझ के सोच के देखिए कितना जो है ये आपका पेशेंस का काम रहा होगा। यहाँ पे और दूसरे अक्षर देखिए, जो मैंने आपको ये बताया कि उल्टा केस छोटा है, ये उल्टे के ऊपर एक छोटा सा डंडा बना दिया यहाँ पर, तो ये बड़ा हो जाता है। 3 बिंदी ऐसे बना दी तो ये छोटी ही हो गया। एल जो है वो ऊ है, या फिर ये जो ट्राइंगल बनाया है वो ए है। अब ये एल बना के आप इसको ऐसे कर दीजिए, या फिर यूं बोलूं कि एक जेड जैसा स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो उसका मतलब ओ होता है। ये जो आज उल्टा के बनाया था यहाँ पर, इस उल्टे के को अगर यहाँ पे डंडा खींच दिया तो वो बड़ा होता है, मगर अगर इसी उल्टे के में यहाँ पे डंडा ना खींच के यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया तो उसका मतलब अम हो जाता है। ऐसे करते 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 सारे अक्षरों के जो है मतलब आपको एक बार जब समझ में आने लगे, और पूरी बाराखड़ी जब क्लियर हो गई, ब्राह्मी के जितने शिलालेख मिले थे उनके ऊपर जितने अक्षर थे, जब सारे के सारे जो है एक बार क्लियर हो गए हिस्टोरियंस को कि इस अक्षर का ये मतलब है, इस अक्षर का ये मतलब है, इस अक्षर का ये मतलब है, करते 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 फिर अल्टीमेटली ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में कामयाबी मिल गई। अब सवाल यहां से ये उठता है कि आपने बंगाली और देवनागरी स्क्रिप्ट्स के साथ में शुरुआत क्यों की थी? अभी अपन ने देखा कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं प्रोमिनेंटली वो सारी की सारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उनकी जो स्क्रिप्ट है लिखने की वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इवॉल्व हुई है। तो आप किसी दूसरी स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, फिर बंगाली और देवनागरी के साथ जाने की क्या जरूरत थी? इसके दो जवाब है। पहला जवाब तो यह है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा जिस इलाके पे किया था वो था बंगाल, तो सबसे पहले उन्होंने भारत के जिस इलाके को समझने की कोशिश करी वो बंगाल का इलाका था, और बंगाल में बोली जाती थी बंगाली। दूसरा यह कि बंगाली भाषा में टू अ गुड एक्सटेंट आपको संस्कृत जो है वो ज्यादा उसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, ज्यादा असर देखने को मिलता है, तो एक तो इस वजह से बंगाली भाषा के ऊपर एम्फेसिस दिया गया। दूसरा, संस्कृत को लेकर इनका ध्यान इसलिए क्योंकि ध्यान दिया गया, या संस्कृत के ऊपर इनका ज्यादा एम्फेसिस इसलिए था, भारत में जितना भी आपकी शादियां हो रही हैं या मृत्यु के संस्कार हो रहे हैं, जन्म का संस्कार हो रहा है, जितने भी आपके कर्मकांड हो रहे हैं उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं वो संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं। और जो भी थोड़ा बहुत इतिहास अपने टाइम पीरियड पे इनको समझ में आया, इनको एक बात दिखी कि संस्कृत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इनका दिमाग यहां से ये घुमा कि हो ना हो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और संस्कृत से फिर बाकी सारी भाषाएं जो है इवॉल्व होकर आई हैं। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ में इन्होंने संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा के जो स्कॉलर्स थे उनको भी बैठाना शुरू किया। और संस्कृत, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जिस वक्त की बात हो रही है, इस टाइम पीरियड पर संस्कृत को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, इसलिए देवनागरी स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट को जो है समझने की कोशिश की गई, या देवनागरी स्क्रिप्ट को इन्होंने कोशिश करी कि कंपेयर कर लेते हैं हम लोग ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसके साथ में। ये इनका मानना था, ये गलत हुआ बाद में साबित। वक्त के साथ में जब और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तब पता चला कि जो सबसे शुरुआती शिलालेख देखने को मिलते हैं वो संस्कृत में नहीं है, वो प्राकृत भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए, और जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये सवाल या फिर ये फैक्ट कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। भारत के जो सबसे पुराने, सबसे अर्लीस्ट, सबसे प्राचीन शिलालेख मिले हैं उन पे जो भाषा लिखी गई थी वो संस्कृत नहीं थी, वो प्राकृत थी। सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस प्राकृत भाषा में मिले। तो हालांकि इनका ये अनुमान गलत साबित हुआ, बट फिर भी देवनागरी की जो स्क्रिप्ट है, देवनागरी की स्क्रिप्ट को ब्राह्मी के साथ में कंपेयर करना फायदे का ही सौदा साबित हुआ, क्योंकि इससे देवनागरी स्क्रिप्ट की मदद से ब्राह्मी को डिसाइफर करने में मदद मिली। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन करते 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 ये भी क्लियर हो गया कि संस्कृत में सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस नहीं है, या फिर यूं बोलना चाहिए कि भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत नहीं है, प्राकृत है। प्राकृत भाषा से दूसरी भाषाएं जो है इवॉल्व हुई हैं, और संस्कृत भी उसमें से एक है। ये जो है हिस्टोरियंस ने अल्टीमेटली वक्त के साथ में पता कर लिया। फाइनली जो मैंने बोला कि 1770 1780 के आसपास जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। 2 दिन का काम नहीं था, स्कॉलरली वर्क था, वक्त लगा, बहुत टाइम लगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम है। अब सोच के देखिए, बेसिकली आप ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको आप ऐसे मान सकते हो कि आपको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एकदम घना अंधकार है, धीरे 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 आप हाथ से जो है टोते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। पूरे टाइम आपको डर भी है कि कहीं कोई गलत कदम ना रख दें। तो इस तरीके से बहुत पेन स्टेकिंग किस्म का जो है आप कह सकते हैं ये पूरा शोध का काम था। करते 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 1838 1770 1780 के आसपास में शुरू हुआ था, करते करते इतने लंबे वक्त के बाद 1838 में कई सालों के पेनफुल शोध के बाद में, इन्वेस्टिगेशन के बाद में, रिसर्च के बाद में, जिसमें बहुत लोगों ने अपना वक्त, अपना समय खपाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अल्टीमेटली फिर सम्राट अशोक
के जो शिलालेखों के ऊपर ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, जिसको अशोकन ब्राह्मी बोला जाता है, उसको पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। बात को समझिएगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ पेन्सटेकिंग रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन बाय मैनी, जेम्स प्रिंसेप वाज एबल टू डिसाइफर अशोकन ब्राह्मी इन 1838। मतलब ये कि 1770 1780 के आसपास से जो काम शुरू किया गया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझने का, किसी को कुछ समझ में आया, किसी को कुछ समझ में आया, किसी ने कुछ अक्षरों का मतलब निकाल लिया, किसी ने कुछ अक्षरों का मतलब निकाल लिया, किसी ने उन अक्षरों को जोड़कर फिर जो शब्द बनना शुरू हुए थे उनके मतलब निकालना शुरू किए। करते 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 आपके पास में 1838 आते आते 1838, अगर हम 70 पकड़ के चलें तो 70 से 80 90 100 30 40 50, लगभग 58 ईयर्स राउंड ऑफ करके बोलने तो ऑलमोस्ट 60 साल के आसपास का जो वक्त है, इतना लग गया। सब काफी सारे लोगों ने अपना अपना काम किया, किसी एक स्कॉलर ने अपना काम करके किसी दूसरे स्कॉलर को आगे पढ़ाया, तीसरे ने फिर इसमें इंटरेस्ट दिखाया तो उसने इन दोनों का जो काम किया था उसको पढ़ा। तो पहले से आपका जो जेम्स प्रिंसेप है, उनको इनके पहले कई लोगों ने जो इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रोजेक्ट में अपने आप को खपा दिया था, अपनी जवानी लगा दी थी जिन लोगों ने, उनकी रिसर्च का भी फायदा मिला, खुद भी इन्होंने अपना दिमाग लगाया और करते कराते 1838 में अशोकन ब्राह्मी यानी कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को लिखने के लिए जो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया था उसको पढ़ने में कामयाबी मिल गई। अब एक बार जब इन्होंने सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने में एक बार कामयाबी मिल गई, तो और उसके बाद फिर जब समझ में आने लगा तो फिर यहां से भारतीय इतिहास का, या यूं बोलना चाहिए प्राचीन भारतीय इतिहास के छुपे हुए दरवाजे खुल गए। और भारतीय इतिहास फिर कितना प्राचीन है, इसमें कौन कौन हुआ है, सम्राट अशोक का अंपायर कितना बड़ा था, समकालीन कौन था, इनके पहले कौन था, अलेक्जेंडर कब आया, और इस तरीके की बाकी सारी बातें इनको पता चलती चली गई। और इंडिया का इतिहास कितना रिच है, ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, अंग्रेजों को इसका एक अंदाजा यहां पे लगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात और आती है कि जिस वक्त ये सारी चीजें पता चल रही हैं, इस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनको अते पते नहीं है। अभी इनको ये लग रहा था कि भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जाता है, यानी कि लगभग 2500 साल 2600 साल पहले जो है भारत का इतिहास शुरू होता है। ये सारी बातचीत जब हो रही है इस वक्त, अभी इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 1870 1850 1880 के आसपास पता चलेगा, तब वहां से जो है कहानी और पलट गई, तब पता चला कि भारत का इतिहास कम से कम 5000 साल पीछे जाता है। आज की जो रिसर्च है उससे पता चल रहा है कि 7 से 8000 साल पीछे जाता है, और कितना पीछे जाएगा अभी पता नहीं। मगर इस टाइम पीरियड पे ये जो आप कह सकते हैं खोज भी नहीं कहना चाहिए, मगर ये जो सफलता मिली है अशोकन ब्राह्मी को डिसाइफर करने की, ये बड़ी एक रिवॉल्यूशनरी खोज थी। इसने भारत के इतिहास को, अंग्रेजों का देखने का तरीका, उसको समझने का नजरिया, उसको एक जिस तरह से आप परसीव करते हैं, सारे परसेप्शंस बदल के रख दिए। भारत के लोग जिनके बहुत बुरे दिन चल रहे थे, एक लगातार 1000 सालों से इन्वेजन देख देख कर, लड़ लड़ के, जिनके दिमाग का जो कहीं ना कहीं, जो हम खुद अपना इतिहास भूल चुके थे, हमें भी अपने इतिहास को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से समझने में मदद मिली। और टू अ गुड एक्सटेंट इसने कहीं ना कहीं जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट खड़ा हुआ, एक पूरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट खड़ा किया, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इसने भी दिया है कि एक ऐसा राजा हुआ है भारत में जिसने अफगानिस्तान से लेकर आपका पाटलिपुत्र तक, कलिंग तक जो है सब कुछ जीत कर भारत को एक जमाने में यूनिफाई किया था, इतना बड़ा अंपायर बनाया था, जो उसके बाद फिर अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी से ही कंपनी बना पाई। उसके बाद में इस पूरे 2-2.5 साल में कोई राजा इस तरीके का इतिहास, इतना बड़ा अंपायर नहीं बना पाया। अभी अपने आप में गर्व की बात थी। तो इसने भारतीय समाज के ऊपर भी बहुत जो है एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट डाला था। तो इस तरह से ब्राह्मी लिपि जो है डिसाइफर हुई और भारत के इतिहास को, और इस तरह से फिर जहां जहां आपको सम्राट अशोक के शिलालेख देखने को मिले वो पढ़ने में कामयाबी मिली, और जो बाकी आपका ब्राह्मी में लिखी हुई चीजें थी वो समझ में आने लगी। और यहां से आधुनिक काल में भारत के एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करने का अप्रोच पूरी तरह से बदल गया। अब बात करते हैं कि खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है उसको कैसे पढ़ा गया था, देखते हैं इसे। अब हम बात करेंगे कि खारोष्टी की जो लिपि थी उसको किस तरह पढ़ा गया, खारोष्टी स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट कैसे हुआ। पहला सवाल तो ये कि खारोष्टी लिपि का डिसाइफरमेंट किया क्यों गया और ये कहां पर इस्तेमाल होती थी। जवाब है, खारोष्टी लिपि इस्तेमाल होती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट के इलाके में, जो आज का प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का इलाका बनता है, वहां पे। आज का जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर खारोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। अब वहां पर सम्राट अशोक के टाइम पीरियड के काफी सारे इंस्क्रिप्शंस आपको मिले हैं। अब उन इंस्क्रिप्शंस को अगर पढ़ना है तो उसके लिए फिर खारोष्टी लिपि को पढ़ना जरूरी हो जाएगा, या खारोष्टी लिपि का डिसाइफरमेंट जरूरी हो जाएगा। उसके बिना आप उनको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इसलिए खारोष्टी लिपि का डिसाइफरमेंट रेलेवेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
साथ ही साथ सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस अगर नॉर्थ वेस्ट में कंधार तक अगर देखने को मिल रहा है, इससे ये भी पता चलता है कि ये कितना बड़ा अंपायर उन्होंने अपने टाइम पीरियड पे बनाया था कि इतने दूर, पटना उनकी कैपिटल हुआ करती थी और पटना से इतना दूर कंधार तक में आज से 2500 साल पहले एक राजा ने अपने इंस्क्रिप्शंस अगर लगवाए थे, तो कितने माइटी वो रूलर रहे होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा अपना अंपायर बना सकने में वो कामयाब हुए थे। अब उस अंपायर को आपको समझना है, उसके रीजनल वेरिएशंस को समझना है, तो फिर ये जो अलग अलग जगहों से इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं इनको पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अब इस जगह पे मिले हुए इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये खारोष्टी लिपि में लिखे गए थे, तो खारोष्टी लिपि को पढ़ना जरूरी हो जाएगा, इसलिए इसका डिसाइफरमेंट किया गया था। एक बार फोटोग्राफ देखिए तो आपको समझ में आएगा कि खारोष्टी स्क्रिप्ट कैसी स्क्रिप्ट है। देख लें इसे। ये जो भाषा लिखी गई है वो अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जिस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, जिन अक्षरों का इस्तेमाल कर कर लिखी गई है, ये खारोष्टी लिपि है। देख लें इसे। इसी तरह से ये जो फोटोग्राफ में आपको अक्षर देखने को मिल रहे हैं, ये खारोष्टी लिपि के अक्षर। अब इन अक्षरों को देखते हुए थोड़ा सा आप मनन करेंगे, थोड़ा सा अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी कि क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट का जो आज का अफगानिस्तान का इलाका है, वहां पर ये लिपि इस्तेमाल होती थी। एंड ध्यान से देखिए तो ये अक्षर किसी भी तरह से उस वक्त में जो ब्राह्मी लिपि इस्तेमाल की जा रही थी उससे मिल नहीं खाते, ना ही आज की तारीख में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो भाषाएं हैं, आज की तारीख में जो प्रोमिनेंट इंडियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनके एवोल्यूशन का खारोष्टी से कोई खास लेना देना है। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती, एंड आज की जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके इवोल्यूशन के ऊपर इसका कोई खास, या आज की जो इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट है उनके इवोल्यूशन के ऊपर इस पर्टिकुलर लिपि का या इस स्क्रिप्ट का कोई खास प्रभाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि जो हमने इसके पहले ब्राह्मी लिपि को समझने के लिए तरीका इस्तेमाल किया था कि इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में उसके अक्षरों को कंपेयर किया था, वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता। वो जो हमारी पुरानी तकनीक थी वो यहाँ पे फेल हो जाएगी, क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस के इवोल्यूशन में इस स्क्रिप्ट का कोई खास रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है, कोई इवोल्यूशन में इसका इंपॉर्टेंट असर नहीं है। इसलिए इंडियन लैंग्वेजेस की जो आज की स्क्रिप्ट है उनको अगर कंपेयर किया जाए इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ, तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब क्या करें? तो यहां पर दूसरा तरीका इस्तेमाल किया गया इस लिपि को पढ़ने का, और वो था कि यहां पर इस क्षेत्र में जो इंडो ग्रीक रूलर हुए थे उनके जो सिक्के थे उनका इस्तेमाल किया गया इस पर्टिकुलर भाषा को, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए। कैसे, वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। उसके पहले थोड़ा इंडो ग्रीक रूलर्स पे बात कर लेते हैं। इंडो ग्रीक थे कौन वो देखते हैं, और उनके सिक्कों से फिर कैसे मदद मिली थी वो समझते हैं। सिकंदर ने भारत में हमला किया था। सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर ने जब हमला किया तो कहानी हमको पता है कि वो पंजाब का जो इलाका है वहां पे राजा पोरस से उसकी लड़ाई हुई थी झेलम के किनारे, और यहां से फिर वो वापस लौट गया था। अब जब सिकंदर यहां से वापस लौट कर गया तो सम्राट जो या राजा पोरस जो थे उनका जो अंपायर था उसके पहले तक का जितना इलाका उसने जीत रखा था, वहां पर वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीजन्स में अपने अलग अलग सेनापतियों को नियुक्त कर कर गया था कि भाई इस इलाके का की देखभाल तुम करना, इस इलाके की देखभाल तुम करना, इस इलाके की देखभाल तुम करना, और इस तरह से वापस लौटते वक्त अपना जो सफर उसने वापसी का शुरू किया, इसी बीच में उसकी मृत्यु हो गई। एक बार जब सिकंदर की मृत्यु हुई, अलेक्जेंडर की डेथ हुई, उसके बाद उसने जो इतना बड़ा इलाका जीता था, इतना बड़ा अंपायर बनाया था, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिन जिन के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और सबने जो है अपने अपने हिस्सों के ऊपर अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। अब जब लौटते वक्त में उसने अपने अफगानिस्तान का इलाका, सेंट्रल एशिया का इलाका, यहाँ पर जो अपने लोगों को वो बैठा कर गया था, जिनको बोला था कि भाई इस इलाके की आपने देखभाल करनी है, सिकंदर के मरने के बाद सबने अपने अपने इलाकों पे कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान जिन लोगों के कब्जे में आया वो आपके ग्रीक थे, उन्होंने फिर यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। सेकेंड फर्स्ट सेंचुरी आते आते इन्हीं के जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए थे, मगर मूल रूप से वो कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक थे या फिर मैसेडोनिया से आए हुए लोगों के बच्चे थे या वंशज थे। तो ये लोग जो रूलर्स, ये जो फिर लोग थे, ये कहलाए इंडो ग्रीक। अब इन्होंने फिर जो अपना अंपायर बनाया, नॉर्थ वेस्ट का इलाका पूरा जीता, अफगानिस्तान वगैरह के पूरे इलाके पे जो उन्होंने रूल किया, तो ये जो रूलर्स थे फिर ये कहलाए इंडो ग्रीक। अब इनकी खासियत ये थी कि जब ये इंडो ग्रीक रूलर दूसरी से लेकर पहली शताब्दी के बीच में भारत के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों पे रूल कर रहे थे, इस वक्त में ये
अब थोड़ा समझिएगा, ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, ये मैसिडोनिया के हैं या फिर ग्रीक हैं। रूल कहाँ पे कर रहे हैं, भारत का जो आज का अफगानिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो आज का अफगानिस्तान का और नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, वहां पे रूल कर रहे हैं। भारत की संस्कृति का ठीक ठाक जो चीजें हैं इन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं, मगर अपनी जो ग्रीक जड़ें हैं वो पूरी तरह से नहीं छोड़ी। ग्रीक जड़ों में क्या क्या आ जाता है, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा, अपने कस्टम्स को नहीं छोड़ा, अपने रहन सहन को, कपड़ों को, इस तरीके की चीजों को जो है इन्होंने अभी पूरी तरह से गिव अप नहीं किया था। तो एक तरीके का सिंक्रेटिक कल्चर बन गया था, जिसमें इंडियन कैरेक्टर भी देखने को मिलता था, जिसमें ग्रीक कैरेक्टर भी देखने को मिलता था। तो इसके कारण ये लोग कहलाए इंडो ग्रीक। अब ये जो इंडो ग्रीक राजा हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर अपने चेहरे और अपने नाम लिखवाए थे। अब ये जो सिक्के यहां पर जारी हुए थे, जिसपे इनके चेहरे बने हुए थे और इनके नाम लिखे हुए थे, ये दो भाषाओं में लिखे गए थे। एक तो इनकी जो खुद की ग्रीक लैंग्वेज है उसमें लिखे गए थे रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर, और एक जो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें इनके नाम लिखे गए थे खारोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर। अब यहां से ये जो सिक्के मिले, जिनमें एक तरफ इनके ग्रीक भाषा में नाम लिखे गए और एक तरफ जो खारोष्टी स्क्रिप्ट में इनके नाम लिखे गए, वहां से फिर हिस्टोरियंस को मदद मिली थी खारोष्टी भाषा को डिसाइफर करने में। किस तरह, वो हम लोग यहां पे देखते हैं। ये सिक्के देखिए, एक तरफ तो आपको यहां पे इंडो ग्रीक जो रूलर है उसका चेहरा बना हुआ है, और यहां पर एक पर्टिकुलर लिपि है जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है। अब ये लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है, या उस वक्त में जो रोमन लिपि हुआ करती थी वो, और भाषा इस पे कौन सी लिखी हुई है, भाषा इस पे लिखी हुई है ग्रीक। ठीक है, समझिएगा इस बात को। ग्रीक भाषा, उस वक्त की जो रोमन लिपि हुआ करती थी उसमें राजा का नाम और जो भी चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। कुछ अक्षर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में भी आएंगे, जैसे ये टी आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, एच क्लियर समझ में आ जाएगा, के समझ में आ जाएगा, आई आ जाएगा, एन आ जाएगा, इस तरह से ये ई जो है वो एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है। तो रोमन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए उस वक्त की जो रोमन लिपि थी उसमें ग्रीक भाषा में राजा का नाम लिखा हुआ है, या जो भी उसमें बातें लिखी हुई है। सिक्के का दूसरा पहलू, दूसरे हिस्से में राजा को शिकार करते हुए बताया गया है, और यहां पर भी वही बात लिखी गई है, मगर एक दूसरी भाषा में लिखी गई है और एक दूसरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर लिखी गई है। अब ये जो स्क्रिप्ट यहां पर इस्तेमाल की गई है वो क्या है, खारोष्टी है। यहां पे भी राजा का नाम लिखा गया है, यहां पे भी राजा का नाम, या जो भी बात लिखी गई है, जो बात यहां पे लिखी गई है वही बात एग्जैक्टली यहां पे लिखी गई है, मगर खारोष्टी लिपि का इस्तेमाल करते हुए लिखी गई है। तो हिस्टोरियंस को, जो आपके खासतौर पर जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, उनको ग्रीक भाषा पढ़ना आती थी, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज का जो यूरोप की लैंग्वेजेस हैं उनकी इवोल्यूशन में काफी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बड़ा प्रभाव रहा है। तो उनको ग्रीक भाषा, और पुराने यूरोप के जो शिलालेख हैं वो लैटिन में, ग्रीक में, इस तरीके की भाषाओं में मिलते थे, तो इनको ग्रीक भाषा पढ़ना आती थी। अब मजे की बात यह है कि ग्रीक भाषा में ये जो लिखा हुआ है राजा का नाम, वो इन्होंने पढ़ लिया, और दूसरी तरफ में भी इनको समझ में आ गया कि राजा का नाम लिखा हुआ है मगर खारोष्टी की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो इन्होंने करस्पॉन्डिंग अक्षरों को खारोष्टी की जो आपकी स्क्रिप्ट है उसके अक्षरों के साथ में जमाना शुरू कर दिया। जैसे इनको पता चला कि भाई यहां पर ये जो लिखा हुआ है वो ओ है, ओ के करस्पॉन्डिंग यहां पर एक अक्षर बना हुआ है, तो ओ अक्षर है, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे खारोष्टी भाषा का जो भी आपका कैरेक्टर है उसको अपन C1 बोल देते हैं, वो हो गया। यहां पर जो है एक आपका एच बना हुआ है, तो एच के करस्पॉन्डिंग यहां पर ये जो एच है इसके करस्पॉन्डिंग में खारोष्टी भाषा में एक दूसरा कैरेक्टर बना हुआ है C2। मतलब ये अक्षर को हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसकी ध्वनि जो है वो एच की तरह बनेगी। ऐसे करते करते एक तरफ राजा का पूरा नाम लिख लिया और दूसरी तरफ में आपने जो भी खारोष्टी के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स थे वो लिख लिए। तो फिर वहां से आपने लगा लिया कि यार ये जो कैरेक्टर है इसका जो भी शेप या साइज है इसको ओ प्रोनाउंस करना है, ये जो कैरेक्टर है इसको एच प्रोनाउंस करना है, ये जो कैरेक्टर है इसे आई प्रोनाउंस करना है। इस तरह से करते करते आपको यहाँ के भी जो खारोष्टी लिपि के अलग अलग अक्षर थे इनका प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया। एक बार जब खारोष्टी के अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया तो फिर आपने शब्द बनाना शुरू कर दिए। शब्द एक बार जब बनने लग गया तो फिर यहां से खारोष्टी का डिसाइफरमेंट भी शुरू हो गया। 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में नहीं हुआ था, इसमें भी टाइम लगा था, मगर करते 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 अल्टीमेटली खारोष्टी जो लिपि है उसको भी डिसाइफर कर लिया गया। और इसके डिसाइफरमेंट का नतीजा ये मिला कि नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है वहां पर सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिले थे उनको पढ़ने में कामयाबी मिल गई। दूसरे शब्दों में यह बोला जा सकता है कि नॉर्थ वेस्ट के जो शिलालेख मिले थे उनको पढ़ सकने में, उनको पढ़कर यह पता चला कि सम्राट अशोक का रूल यहां तक फैला हुआ था, इस इलाके तक उस आदमी ने 2500 साल पहले राज किया था, यह अपने को पता चलता है। अब ये इस तरीके के जो सिक्के हैं इंडो ग्रीक रूलर्स के जितने मिले, एक तरफ आपको रोमन में उनके नाम या जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ खारोष्टी, फिर रोमन, फिर खारोष्टी, फिर रोमन, उसके दूसरे साइड पे खारोष्टी, रोमन, खारोष्टी, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज और खारोष्टी, रोमन अल्फाबेट्स और खारोष्टी, और इस तरह से आपको ग्रीक लैंग्वेज, रोमन अल्फाबेट्स में और उसके करस्पॉन्डिंग खारोष्टी, और उसमें एक पर्टिकुलर भाषा देखने को मिल रही है। तो इसको पैरेलल जमा जमा के
अल्टीमेटली इन्होंने पूरा जो आपका खारोष्टी स्क्रिप्ट है उसको पढ़ना सीख लिया, उसको डिसाइफर कर लिया, उसमें फिर जो भाषाएं लिखी थी वो समझ में आने लगी और यहां से फिर खारोष्टी जो है अल्टीमेटली डिसाइफर हो गई, इसको भी पढ़ सकने में इनको कामयाबी मिल गई। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं कि राजाओं के नाम एक तरफ ग्रीक में लिखे थे और एक तरफ खारोष्टी में लिखे थे। यूरोपियन स्कॉलर्स क्योंकि ग्रीक पढ़ सकते थे, खारोष्टी के साथ में फिर अल्टीमेटली उन्होंने करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स को जमाना शुरू किया और कंपेयर करते 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 खारोष्टी के जो अक्षर हैं उनका मतलब या फिर उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो पता चल गया और अल्टीमेटली फाइनली खारोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाबी मिल गई। अब खारोष्टी स्क्रिप्ट को जब डिसाइफर किया गया, खारोष्टी के अक्षर समझ में आ गए कि इस पर्टिकुलर अक्षर का ये मतलब है, इस पर्टिकुलर अक्षर का ये मतलब, इसका ये मतलब है, इसको ऐसे उच्चारण किया जाएगा, इसका ये प्रोनाउंसिएशन बनेगा, ऐसे करते करते अल्टीमेटली इनको खारोष्टी स्क्रिप्ट पढ़ना आ गई। अब एक बार जब शिलालेखों में जो खारोष्टी इनको मिली थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू करी। सिक्कों में तो राजाओं के नाम लिखे हुए थे, वहां से खारोष्टी पढ़ना सीख ली, मगर जब शिलालेख मिले जिसपे सिर्फ खारोष्टी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया था, जब उसको पढ़ना शुरू किया गया तब जेम्स प्रिंसेप को एक बात समझ में आई कि यार इसके ऊपर जो भाषा लिखी गई है खारोष्टी में वो प्राकृत है। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल करते हुए जो आज का मेनलैंड इंडिया का इलाका है वहां पे अपने शिलालेख लिखवाए, उसमें जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई थी वो प्राकृत थी या प्राकृत भाषा जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने या जो अफगानिस्तान का इलाका पड़ता है वहां पे खारोष्टी का इस्तेमाल किया। खारोष्टी लिपि का इस्तेमाल कर यहां पर भी जो अपने संदेश लिखवाया उसको लिखने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो प्राकृत है। इसका मतलब यह बनता है कि उस जमाने में प्राकृत वो भाषा थी जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में समझी जाती थी। दिमाग लगाइए थोड़ा सा इस बात पे कि अफगानिस्तान में एक आदमी बैठा हुआ है, उसको आपने एक संदेश देना है 2500 साल पहले, उसको आपने पत्थर पे खुदवा दिया। उसी तरह से यहाँ पे आपको उड़ीसा में या फिर पटना में या फिर मध्य प्रदेश में उज्जैन में इधर उधर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको संदेश देना है, आपने उसको भी पत्थर पे खुदवा के लगवा दिया। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो ज्यादातर वो लिपि जो है लोग समझ लेते थे, उसमें आपने प्राकृत भाषा में अपना संदेश लिखवा दिया। इसी तरह आपका नॉर्थ वेस्ट में आपने खारोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया मगर आपने भाषा वही रखी प्राकृत। मतलब यह कि यहां के रहने वालों को भी प्राकृत समझ में आती थी और वहां के रहने वालों को भी प्राकृत समझ में आती थी। इन अदर वर्ड्स प्राकृत वाज द लैंग्वा फ्रिंका ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2500 ईयर्स बैक। 2500 साल पहले पूरे भारत में एक कॉमन भाषा अगर कोई समझी जाती थी तो वो प्राकृत भाषा थी, या फिर इसको ऐसे बोला जा सकता है कि शायद प्राकृत भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज है जिससे आज की तारीख में बाकी सारी लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई हैं। ये बात यहां पर आके जेम्स प्रिंसेप को समझ में आई और इसको इस पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर चलते हुए और ज्यादा जो है इंडियन हिस्ट्री को के अलग अलग और जो आपके रहस्य थे उनको डिस्कवर किया गया। तो इस तरीके से खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ने में कामयाबी मिली। खारोष्टी स्क्रिप्ट में फिर जो भाषा लिखी गई थी वो प्राकृत थी, ये पता चला, तो इससे ये समझ में आया कि प्राकृत जो है वो लिंग्वा फ्रैंका हुआ करती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। और यहां से फिर जो है भारतीय इतिहास के बारे में और जो है आपको इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती चली गई, जिससे और ज्यादा आपकी समझ जो है बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख के खत्म किया है कि लैंग्वेज, ये जो आपकी सबसे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं उनको कैसे डिसाइफर किया गया था। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब एक बार आपने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना सीख लिया, आपको समझ में आ गया कि इंस्क्रिप्शंस को हम लोग अब पढ़ सकते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिली उसको पढ़ के जो आपको इंफॉर्मेशन मिली, जो ज्ञान मिला, जो आपको पता चला कि इसके ऊपर क्या लिखा गया है, उससे फिर हिस्ट्री को लिखने में कैसे मदद मिली, उससे आपको जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो है वो कैसे मिले, अब वो हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। देखते हैं सर। To understand how epigraphists and historians work, we will look into two Ashokan inscriptions. तो जो भी आपको पुराने शिलालेख मिलते हैं, इन शिलालेखों को सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो तो पढ़ने का होता है कि इस पे जो लिखा है, जिस लिपि में लिखा है, जिस भाषा में लिखा है वो आप पढ़ सको। एक बार जब आप वो स्क्रिप्ट डिसाइफर कर लेते हो तो उसके बाद में फिर अगला जो चैलेंज आता है कि जो ये इसमें बातें लिखी गई हैं इसका फिर इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, इसकी मदद से जिस कालखंड का ये शिलालेख या फिर ये इंस्क्रिप्शन है उस कालखंड के इतिहास को कैसे समझा जाए, अब वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इस तरीके के जब भी शिलालेख आपको मिलते हैं तो दो तरीके के लोग इस पे काम करते हैं, एक होते हैं एपिग्राफिस्ट और दूसरे होते हैं हिस्टोरियंस। एपिग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो इस तरीके के शिलालेखों पे जो अक्षर मिले हैं, जो लिपि लिखी गई है, इसको पढ़ने में या डिसाइफर करने में आपकी मदद करते हैं या फिर इसमें हेल्प करते हैं। एंड हिस्टोरियंस क्या करते हैं, एपिग्राफिस्ट ने जब एक बार डिसाइफरमेंट कर लिया
डिसाइफरमेंट करके एक बार जब उसने बता दिया कि यार इस पे जो बात लिखी हुई है वो ये है, इसका मतलब जो है ये बनता है, तो इसको पढ़ने के बाद में जिस टाइम पीरियड का या जिस कालखंड का ये शिलालेख है, उस वक्त की और जो दूसरी आपके पास में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है, और इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको फिर साथ में बैठकर उनको देखना कि उसके बीच में कितनी कॉन्ग्रुएंसी है, एंड उसके बाद इसमें जो बात लिखी गई है उसमें कितना एक्साग्रेशन है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसने लिखवाई, क्या प्रयोजन था, इन सारी चीजों का फिर जो है इंटरप्रिटेशन किया जाता है। उस इंटरप्रिटेशन में फिर आपके हिस्टोरियंस जो है उनका हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज जो है आपके पास में आता है, और फिर इन दोनों का सामंजस्य बिठाया जाता है, स्टडी की जाती है, और उसके बाद में फिर कुछ निचोड़ निकल कर आता है, जिसके बेसिस पर फिर इस शिलालेख का इस्तेमाल कर जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे हिस्टोरिकल राइटिंग की जाती है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें पहले एपिग्राफिस्ट जो भी शिलालेख मिला है उसको पढ़ता है, डिसाइफर करता है, और पढ़ के आपको फिर उसका मतलब बताता है, उस मतलब को बता चुकने के बाद में फिर हिस्टोरियन किस तरह से उस मतलब का, ऐसे कह सकते हैं कि बाल की खाल निकालता है, इंटरप्रिटेशन करता है, बाकी आपके जो एविडेंसेस हैं उनके साथ में उनको मैच करता है। पहले तो यही डिसाइड करता है कि ये किस कालखंड का है, उस कालखंड के फिर दूसरे एविडेंसेस के साथ में उसका फिर जो है मैचिंग की जाती है, सब कर करा के फिर अल्टीमेटली उससे कुछ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब ये कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम लोग सम्राट अशोक के जो 2 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन दोनों इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करेंगे, एक एक करके अब हम लोग इन दोनों इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन है उसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो एनसीईआरटी में एक ब्लॉक के रूप में दिया हुआ है, तो वो फोटो मैंने जस्ट की तस आपके लिए लगाई है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है ये एक इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा था, ठीक है जी। उस इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया गया, डिसाइफर करने के बाद में उसका जो है मीनिंग निकाला गया, उसको समझा गया, उसके बाद में फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है फिर यहां पर लिखा हुआ है। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो ये शिलालेख पे जो भी चीजें लिखी थी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि हिस्टोरियंस कैसे काम करते हैं। एपिग्राफिस्ट ने अपना काम कर दिया था, आपका पूरा का पूरा जो भी चीजें लिखी थी उस शिलालेख के ऊपर जहां से ये कंटेंट हमने उठाया है उसको पढ़कर उन्होंने इसका ट्रांसलेशन कर आपको दे दिया, एक से दूसरी भाषा में, दूसरी से तीसरी भाषा में, फिर उसका ट्रांसलेशन वगैरह करना कोई खास मुश्किल नहीं होता है। तो एपिग्राफिस्ट ने अपना काम कर दिया, हिस्टोरियन ने अपना काम कैसे किया वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ द किंग, ये इस ब्लॉक की हेडिंग है। थस स्पीक्स किंग देवनम पियादस्सी। तो अब जो है मतलब इस शिलालेख में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि अंत में जो राजा देवनम पियादस्ती थे इन्होंने बोलना शुरू किया। देवनम पिया का मतलब क्या, देव जो है जिनके वो जो राजा है वो देवों के प्रिय हैं, और पियादस्ती यानी कि जिनको अगर आप देखोगे तो वो आपके लिए बहुत शुभ है, आपको देखकर अच्छा लगेगा, इनको देखना चाहिए। लिटरल मतलब बनता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, जिनको देखना आपको अच्छी अनुभूति देता है। तो राजा देवनम, जो देवनम पिया भी हैं यानी कि देवताओं के भी प्रिय हैं, और पियादस्ती भी हैं जिसका मतलब जिनको देखकर आपको अच्छा लगेगा, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, अल्टीमेटली वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन द पास्ट देयर वेर नो अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्पोजिंग अफेयर्स नॉट फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स। यानी कि मेरे से पहले जो रूलर थे या मेरे से पहले जो लोग राजकाज करते थे, इन्होंने एक तो जो भी मसले हैं इनको सुलझाने के लिए, जो भी मैटर वगैरह चल रहे हैं इनके डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया, साथ ही साथ रेगुलर रिपोर्ट्स वगैरह अलग अलग इलाकों से आपको मिलती रहे, इसकी कोई व्यवस्था मेरे से पहले वाले राजाओं ने नहीं करी थी। बट आई हैव मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। पतिवेदक्स शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट द अफेयर्स ऑफ पीपल एट ऑल टाइम्स। मगर मेरे से पहले वालों ने इस तरीके के अरेंजमेंट नहीं किए थे, बट मैंने इसके अरेंजमेंट किए हैं। अरेंजमेंट क्या किया है? पतिवेदक्स हैं। पतिवेदक्स कौन है? जो इन्फॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट अलग अलग जगहों से लेकर आते हैं। जैसे मुगलों के टाइम पीरियड पे हरकारे हुआ करते थे, वो दौड़ते हुए आते थे, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती थी, राजा कहीं पे भी बैठा हो वो बिना, उनको कोई रोकता भी नहीं था, और वो घुस जाया करते थे और जाके फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह सुना दिया करते थे। तो जैसे हरकारे हुआ करते थे उसी तरह से सम्राट अशोक के वक्त में इंफॉर्मेशन जो आपको लाकर देने वाले थे इनको कहा जाता था पति वेदक्स या फिर पति वेदकास। ये पूछा जा सकता है कि पति वेदक्स या पति वेदकास कौन थे, तो अपने को याद रखना है, रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आया करते थे। ये सीधा सीधा एक एमसीक्यू बन सकता है, जनरली लोग ध्यान देते नहीं है इस तरीके के टर्म्स वगैरह पे, और एक नंबर आपका सीधा सीधा चला जाएगा। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें, सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं वो भी देखें। पति वेदक्स या पति वेदकास क्या करते थे? रिपोर्ट्स लेकर आते थे। सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे ये अस्तित्व में थे। तो पति वेदक शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट अफेयर्स ऑफ द पीपल एट ऑल द टाइम एनीवेयर, वेदर आई एम ईटिंग इन द इनर अपार्टमेंट, in the bedroom, in the cow pen, being carried
पॉसिबली इन अ पैलेंक्विन और इन द गार्डन। तो मैं चाहे कहीं पर भी हूं और कुछ भी कर रहा हूं, पतिवेदक मगर उनको कोई रोकेगा नहीं और वो आके मेरे को किसी भी वक्त पे जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। चाहे मैं अपना खाना खा रहा हूं, चाहे अपने खुद के निजी कक्ष में बैठा हुआ हूं, अपने बेडरूम में हूं, चाहे मैं अपने काऊ पेन में हूं यानी कि गौशाला में हूं, या फिर मुझे अगर पालकी में बैठा के कहीं पर लेकर जाया जा रहा है तो भी पालकी रुकेगी और मैं पहले रिपोर्ट सुनूंगा, उसके बाद फिर अपना जहां भी जा रहा हूं वो उसको जाऊंगा। मगर प्रतिवेदक जो है मुझे किसी भी वक्त आकर इंफॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं, गार्डन में घूम रहा हूं तो भी आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मगर आपको रिपोर्ट मेरे को किसी भी टाइम लाकर अगर मेरे को देनी है तो आपको लाकर देना पड़ेगी। और एंड आई विल डिस्पोज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पीपल एवरीवेयर। और इस तरीके से फिर मेरे पास जब भी कहीं से कोई रिपोर्ट आएगी, कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है मैं एक तो मैं वो काम करूंगा। लोगों की जो भी समस्या है मुझे पता चलेंगी इन रिपोर्ट्स वगैरह की मदद से, मैं एट द सेम टाइम उसका निपटारण करूंगा। उस वक्त पॉसिबल नहीं है तो फिर जितना जल्दी मैं रिपोर्ट मिलने के बाद में निपटारण कर सकता हूं मैं निपटारण करूंगा। ऐसा ये सारी इंफॉर्मेशन सम्राट अशोक के ने लिखवाई है एक पर्टिकुलर शिलालेख के ऊपर और उसको कहीं पर टंगवाया था। वो शिलालेख फिर 2500 साल बाद हमको मिला है और उस शिलालेख को पढ़कर अपने को यह बात पता चलती है कि सम्राट अशोक, जिनको यहाँ पे किंग देवनम पिया या पियादस्ती के नाम से बुलाया गया है। एक और बात याद रखिएगा कि शब्द जो उनका नाम है अशोक, ये इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या बोला गया है? राजा देवनम पिया पियादस्ती। इन्होंने क्या बोला था पहले, मेरे से पहले किसी तरीके का कोई इस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह का को रिसीव करने का और उस पर एक्शन लेने का कोई अरेंजमेंट मेरे से पहले वाले राजाओं ने नहीं किया, मैं कर रहा हूं। ये जो पतिवेदक हैं जो रिपोर्ट लेकर आएंगे, ये पतिवेदक या पतिवेदकास किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हैं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, मगर इनको कोई रोक टोक नहीं है। जैसी रिपोर्ट मुझे मिलेगी तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा और उस अफेयर को डिस्पोज ऑफ करूंगा। अब ये सारी बात जो है शिलालेख के ऊपर लिखी हुई अपने को मिली है। अब यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया गया, हिस्टोरियंस ने इसको कैसे एनालाइज किया और इसके बेसिस पे फिर इन्होंने किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन निकाली है और उसका क्या इस्तेमाल किया, वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इसके ऊपर राजा का नाम नहीं लिखा, या फिर यूं बोलूं कि सम्राट अशोक का जो नाम है, नाम अशोक, ये कहीं पर भी इस पूरे इंस्क्रिप्शन पे मेंशन नहीं है। इसकी जगह पर दो टाइटल्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला टाइटल तो ये देवनम पिया, जिसका मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, ईश्वरों को प्रिय, और पियादस्ती, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो यहां से अपने को अभी तक क्लियर नहीं है कि यार ये जो रूलर है इसका नाम देवनम पिया है, इसका नाम पियादस्ती है, देवनम पिया पियादस्ती है, या इसका नाम कुछ और है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। देवनम पिया टाइटल है या नाम है, पियादस्ती टाइटल है या नाम है, या कोई रूलर है जिसका नाम अशोक है उसके लिए सारे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है। यहां पे बस इतना पता है कि ये दो टाइटल का इस्तेमाल किया गया है, सम्राट अशोक का जो नाम है वो यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया। Name Ashok is mentioned in some of the inscriptions along with these titles. Thus, all such inscriptions were examined. अब हुआ यह कि ये इंस्क्रिप्शन अपने को मिला जिसपे राजा का नाम देवनम पिया है, पियादस्ती दिया गया है। अब ये मिल गया, इसको आपने डिसाइफर किया और पढ़ लिया। अब आपको ऐसा लगा कि यार होगा कोई राजा देवनम पिया नाम का या पियादस्ती नाम का, जिस इलाके में ये पूरा मिला है, हो सकता है इस इलाके में रूल करता हो। पहला इंटरप्रिटेशन आपका ये बना। मगर फिर कुछ वक्त के बाद में आपको एक और शिलालेख मिल गया कहीं पे, उसपे भी देवनम पिया और पियादस्ती शब्द का इस्तेमाल किया गया, मगर उसके साथ में एक और शब्द इस्तेमाल किया गया और वो है सम्राट अशोक। यहां से हिस्टोरियंस का दिमाग ठनका है। उन्होंने बोला यार जो पहला इंटरप्रिटेशन किया है कि ये राजा देवनम पिया पियादस्ती नाम का कोई रूलर है और ये रूल किया करता था, ये गलत है। ये देवनम पिया और पियादस्ती एक्चुअल में नाम नहीं है, नाम तो अशोक है, ये इसके लिए टाइटल इस्तेमाल किए जा रहा है। तो यहां से जैसे इनके दिमाग में एक बात आई कि यार एक जगह अपने को देवनम पिया पियादस्ती मिल रहा है, एक जगह देवनम पिया पियादस्ती और अशोक, तीन चीजें मिल रही हैं। यहां से फिर इन्होंने बोला कि यार जितने ऐसे शिलालेख हैं जिसपे देवनम पिया और पियादस्ती लिखा हुआ है या देवनम पिया पियादस्ती और अशोक शब्द इस्तेमाल किए गए, सबके सब लाओ। इस तरीके के सारे आपके जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको फिर बैठकर एग्जामिन किया गया, सबका जो है इंटरप्रिटेशन करवाया गया, सबको जो है पढ़ा गया, सबके मतलब निकाले गए और सबको जो है फिर स्टडी किया गया। अब इन सबको स्टडी करने के बाद हिस्टोरियन को कुछ बातें पता चली। सबसे पहली बात, ये जो सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसपे ये तीन शब्द आपको मिलते हैं, देवनम पिया, पियादस्ती और अशोक, हो सकता है इसमें से कहीं पर देवनम पिया और अशोक का इस्तेमाल किया गया, हो सकता है कहीं पे पियादस्ती और अशोक का इस्तेमाल किया गया, हो सकता है कहीं पे देवनम पिया और पियादस्ती का इस्तेमाल किया गया और अशोक का इस्तेमाल ना किया गया। इस तरीके के सारे शिलालेखों को पढ़ चुकने के बाद में इन लोगों को कुछ बातें पता चली। पहली बात तो इनको यह समझ में आई कि सारे के सारे शिलालेखों में जो बातें लिखी गई हैं वो मोरलेस एक जैसी हैं, इनमें जो कंटेंट है वो मैच करता है, यानी कि जो बातें कही गई हैं वो एक जैसी हैं। इसको ऐसे समझें कि अगर आपकी कोई हिस्ट्री की किताब है,
तो हिस्ट्री की किताब चाहे सीबीएसई की हो, चाहे आईसीएसई की हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स की हो, कंटेंट उसमें मोर और लेस सेम रहता है। एक आध कोई चैप्टर किसी जैसे राजस्थान का हो गया तो राजस्थान की हिस्ट्री के कुछ चैप्टर एडिशनल ऐड हो जाएंगे, मगर जो आपकी जनरल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो भी उसमें शामिल रहेगी। इसी तरह कोई मध्य प्रदेश का अगर कोई आपकी किताब होगी तो उसमें एमपी की हिस्ट्री थोड़ी बहुत ऐड कर देंगे, रानी दुर्गावती के ऊपर एक चैप्टर दे देंगे, मगर जो बाकी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो तो आपकी उसमें पढ़ाई जाएगी। तो ओवरऑल जो कंटेंट है आपको अगर कोई सब्जेक्ट है उसका सेम मिलेगा। मैथ्स की किताब अगर आप 12th की उठा लें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके टॉपिक होते हैं, 12th में पढ़ाए जाते हैं। जिन्होंने मैथ्स लिया होगा, अगर जो यूपीएससी वगैरह के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। 12th में बड़ा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब चाहे आप एमपी बोर्ड से पढ़ो, राजस्थान बोर्ड से पढ़ो, चाहे तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ो, चाहे सीबीएसई से पढ़ो, ये चैप्टर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, एक पर्टिकुलर क्लास का आप किसी भी बोर्ड से पढ़ो, मोर और लेस कंटेंट जो है उसमें एक जैसा आपको देखने को मिलता है। वही लॉजिक आप यहां पे लगाओ, आपको जो कंटेंट देखने को मिल रहा है यहां पर, देवनम पियादस्ती और सम्राट अशोक या अशोक, ये नाम जहां जहां पर आ रहे हैं जिन शिलालेखों में, उनको स्टडी करके पता चला कि सबका कंटेंट मैच करता है। थोड़ा बहुत 19-20 का कहीं पे फर्क होगा, बट मोर और लेस जो है कंटेंट एक जैसा है। दूसरा, जो राइटिंग स्टाइल है वो एग्जैक्टली सेम है, जो जनरली शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक जैसा है, एक ही तरीके की जो है वो लिपि इस्तेमाल में लाई जा रही है, एक ही तरीके के जो है आपके उसमें अलंकरण जो होते हैं, राजा को डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो राइटिंग स्टाइल जो है वो मैच करती है, लैंग्वेज जो है वो मैच करती है, और पेलियोग्राफी यानी कि वो जो एंशियंट आपकी जो पूरी डेट्स हैं और जो पूरा आपका एक टाइमलाइन है वो मैच करती है। ये एक ही वक्त में, एक ही कालखंड के वक्त में जो है लिखे गए हैं, इनको एक ही वक्त में जो बनाया गया। जब ये सारी बातें खूब आप कह सकते हैं डिटेल रिसर्च करने के बाद पता चली, तो उसके बाद में हिस्टोरियंस ने कंक्लूजन निकाला कि ये हो ना हो, ये सारे के सारे जो आपके टाइटल्स, ये जो सारे के सारे शिलालेख हैं, ये एक ही राजा के द्वारा इशू किए गए। जब एक बार आप इस कंक्लूजन पर आ गए तो उसके बाद फिर आपने ये सोचना शुरू किया कि यार ये शिलालेख मिल कहां कहां से रहे। पता चला कि वो कांधार से मिलना शुरू होते हैं, तो करते 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 आपका पटना तक या बिहार का पूरा इलाका कवर करते हैं, ऊपर कश्मीर का जो थोड़ा बहुत इलाका है, जम्मू वगैरह का इलाका, वहां से नीचे की तरफ में आओ तो कर्नाटक तक का जो बॉर्डर लग रहा है यहां तक आपको जो है, या फिर वो जो चोलास की जो बाउंड्री लग रही है वहां तक आपको ये शिलालेख देखने को मिल रहे हैं। अब जब ये पता चला तो हिस्टोरियंस का दिमाग घूम गया कि यार 2500 साल पहले कोई ऐसा रूलर हुआ करता था जिसने इतने बड़े इलाके के ऊपर अपना अंपायर बनाया था। वहां से उनके दिमाग में एक बात और आई कि 2500 साल पहले सम्राट अशोक ने जो अंपायर खड़ा किया था, 2500 साल के बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अल्टीमेटली फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही उससे बड़ा अंपायर बनाया। इस बीच में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने इतना बड़ा अंपायर बनाया हो, या जिसने पटना से लेकर या कलिंग से लेकर आपका कांधार तक जो है जीत लिया हो। तो ये बात यहां से समझ में आई, अल्टीमेटली फिर ये क्लियर हुआ। और बाकी फिर जो आपके बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इस कालखंड में मिले सम्राट अशोक से रिलेटेड, उनको पढ़ा गया एंड फाइनली कंक्लूड किया गया कि ये जो रूलर है जिसने इतने बड़े इलाके पे कब्जा किया या इतना बड़ा अंपायर बनाया, इतने सारे शिलालेख लिखवाए, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स में लिखवाए, ये जो भाषा है और ये सारी चीजें हैं जिसको देवनम पियादस्ती बोला जा रहा है, ये एक ही आदमी है, ये एक ही रूलर है, और इसका नाम है सम्राट अशोक, या जिनको सम्राट अशोक भी बोला गया है आपका प्राकृत भाषा में। तो ये चीज जो है यहां से क्लियर हुई। इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस का इंटरप्रिटेशन जो है करवाया जाता है। अब साथ ही साथ इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो भी देखते हैं। Ashoka in his inscriptions claims that before him no rulers have made arrangement for receiving reports। अब ये जो पूरा का पूरा शिलालेख है, इसमें ये बोला गया है कि अशोक के पहले, या सम्राट अशोक खुद बोल रहे हैं कि उनके पहले किसी राजा ने इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं कराया था कि उनको रिपोर्ट्स वगैरह अपने शासन में क्या चल रहा है उसकी मिल सके। ये बात कहीं ना कहीं भारत की जो सम्राट अशोक के पहले की पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसके पहले भी काफी बड़े अंपायर्स थे, काफी बड़े इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रूलर्स थे, चाहे हिरण्य डायनेस्टी हो या शिशुंग डायनेस्टी रही हो, नंद डायनेस्टी रही हो, तो रूलर्स तो इसके पहले भी काफी पावरफुल रहे थे, सब पूरा का जिक्र आता है। तो पॉइंट यह है कि भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जिस तरीके की रही थी, सम्राट अशोक की ये बात गले नहीं उतरती। हो सकता है अपनी खुद की बड़ाई कर रहे हो कि यार मेरे से पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया, मैं मगर देखो ये काम कर रहा हूं, बट कंसिडरिंग भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, ये बात जो है या फिर ये जो क्लेम है ये पूरी तरह सत्य नहीं लगता। तो यहां से अपने को ये भी समझ में आती है कि कई बार हिस्टोरियंस जो है उनके सामने ये भी आ जाता है कि जो कंटेंट है उसको लेटर एंड स्पिरिट में आप आंखें बंद कर जो है उस पर यकीन नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूअसली उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। पहले जैसे देवनम पिया और पियादस्ती मिला तो अपन ने सोच लिया कि कोई राजा था देवनम पिया या पियादस्ती नाम का, बाद में उसमें सम्राट अशोक या फिर अशोक वर्ड मिल गया, तो उसके बाद और इंटरप्रिटेशन किया तो पता चला कि यार ये तो टाइटल्स थे, नाम तो जो है अशोक है। उसी तरह से अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिल गया तो उसको पत्थर की लकीर नहीं माना जा सकता। हो
सकता है राजा अपने बारे में बोस्ट कर रहा हो, अपने आप को अच्छी इमेज दिखाने की कोशिश में उसने ये सारी चीजें करवाई हो, कि क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े रूलर्स रहे थे सम्राट अशोक के पहले भी, ये सोचना कि किसी ने ये व्यवस्था ही नहीं करी थी कि उसको उसके अंपायर के बारे में या उसके शासन के बारे में रिपोर्ट मिल रही और वो उस पर फिर कुछ एक्शन भी ना लेता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। तो इस तरीके से कई बार आपको इंस्क्रिप्शंस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका कंस्टेंट असेसमेंट करना पड़ता है, उसको जज करना पड़ता है कि यार इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, कितना एक्सैगरेशन किया गया, और उसके बाद में एकदम निचोड़ कर जो चीज निकल कर आएगी जिस पर आप एकदम कन्विक्शन के साथ में कह सको कि हाँ यार ये चीज जो है वो सही लग रही है, उसकी मदद से हिस्टोरिकल राइटिंग की जाती है। तो ये माना जा सकता है कि सम्राट अशोक बड़े उदार किस्म के रूलर थे, बड़े प्रोएक्टिव रूलर थे, और रिपोर्ट्स वगैरह इनको किसी भी वक्त दी जाती थी और ये उसके ऊपर एक्शन लेते थे, सारी चीजें ठीक है। मगर ये नहीं माना जा सकता यहां से कि इसके पहले कोई ऐसा काम करता ही नहीं था और सम्राट अशोक पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने इस तरीके की व्यवस्था वगैरह कराई होगी। तो ये भी जो है एक चीज है जिसका अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार आपका जो असेसमेंट है उसमें शिलालेखों के ऊपर लिखी गई बातों को एकदम पत्थर की लकीर नहीं माना जा सकता, आपको उसको फेस वैल्यू पे ना लेके उसका क्रिटिकल असेसमेंट करना पड़ेगा। Historians sometimes make other assessments as well. For example, if a king's order were inscribed on natural rocks near cities or important routes of communication, does that mean passerby used to stop and read all such inscriptions? Most people were probably not literate, then why such inscriptions were installed at such public places? Did everybody throughout the Indian subcontinent understood the Prakrit used in Patliputra? Were such orders of kings inscribed on inscriptions were followed? तो अभी जो हम लोगों ने बात करी कि सम्राट अशोक का जो पूरा शिलालेख हमने पढ़ा और उसके लास्ट के जो लाइंस वगैरह हैं उसके बारे में डिस्कशन किया, उससे हमको एक बात समझ में आती है कि शिलालेखों पे लिखी हुई हर बात को आप पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। तो जब हम लोग इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस का, शिलालेखों का क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं तो उसमें जो बातें लिखी गई हैं, जिस कंटेक्स्ट में लिखी गई हैं, और कितना एक्सैगरेशन है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, सिर्फ उसी का असेसमेंट नहीं करना पड़ता। इसके अलावा और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से एंगल्स हैं जिससे आपको उस कंटेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी जांच करना पड़ेगी। जैसे कि यहीं पर अगर हम उसी एग्जाम्पल को आगे लेकर चले तो सम्राट अशोक ने यह किया कि अपने जो शिलालेख हैं, या तो उन्होंने बकायदा एक कहीं पे कोई अगर चट्टान है या फिर कहीं पे कोई पहाड़ी है तो उसके ऊपर उन्होंने अपने शिलालेखों को खुदवा दिया, उसके ऊपर बकायदा आपने जो है अपना जो भी मैसेज आपको देना है वो लिखवा दिया, या फिर आपने बकायदा एक पॉलिश्ड पत्थर का जो है एक पॉलिश पत्थर लिया है और उसके ऊपर आपने अपना मैसेज को इंस्क्राइब करवा के कहीं पे पब्लिक प्लेस में आपने टांग दिया। अब इस तरीके से राजा ने अपना ऑर्डर या फिर अपनी कोई काम किया है उसको हाईलाइट करते हुए या तो किसी नेचुरल रॉक के ऊपर या फिर पब्लिक प्लेसेस में इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन पर अगर लटका के रखा हुआ है तो इसको देखने के इसको देखने के कई सारे एंगल्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला एंगल तो यही बनेगा कि क्या इसका मतलब यह है कि हर जो इस रास्ते पे चलने वाला पासरबाई था, हर जो यात्री था, वो इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो लिखा था उसे पढ़ता था या पढ़ सकता था? दूसरा क्वेश्चन यहीं से फिर ये उठता है कि इस जमाने में लिटरेसी का रेट क्या रहा होगा? अगर आप कहीं पे कोई मैसेज किसी पर्टिकुलर भाषा में खुदवा के अगर टंगवा रहे हो, इसका मतलब लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब लोगों को पढ़ना लिखना आता है। मगर हिस्टोरियंस का मानना यह है कि उस जमाने में ज्यादातर लोग लिटरेट नहीं थे, या फिर कम से कम उनके पास में अक्षर ज्ञान नहीं था, लिखी हुई चीज शायद वो नहीं पढ़ पाते थे। तो फिर ये इतने इंपॉर्टेंट रूट्स पर इतने सारे शिलालेखों को लटकाने का क्या सेंस बनता है? एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो यही बनती है कि भाई मैक्सिमम लोगों को पढ़ना लिखना आता था और वो पढ़ लिख सकते थे, तभी आपने इन संदेशों को, इन इंस्ट्रक्शंस को, इन मैसेजेस को आपने इतनी बड़ी मात्रा में अलग अलग जगहों पे लटकाया है। मगर उस वक्त की जो पॉपुलेशन थी, जिस तरीके से एजुकेशन दिया जाता था, समाज में जो डिफरेंशिएशन हो गया था, इस सब चीजों के बेसिस पे हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। इनफैक्ट ज्यादातर पॉपुलेशन लिटरेट नहीं थी, या कम से कम उनके पास में अक्षर ज्ञान नहीं था। तो फिर ऐसी कंडीशन में इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस को आपने ऐसे पब्लिक स्पेसेस पे क्यों इंस्टॉल करवाया है? तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सम्राट अशोक ने अलग अलग लिपियों का, अलग अलग स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया है अपने संदेशों को अलग अलग जगहों पे लिखवाने के लिए, मगर भाषा प्रोमिनेंटली एक ही इस्तेमाल हुई है और वो है प्राकृत। और प्राकृत में भी कई सारे वेरिएशंस थे, उसमें भी प्रोमिनेंटली जो प्राकृत इस्तेमाल हुई है वो पाटलिपुत्र या उसके आसपास जो
या यूं बोलना चाहिए कि मगध में प्रोमिनेंटली जो बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी वो वाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अब यही प्राकृत आपको अफगानिस्तान में भी मिल रही है, यही प्राकृत जो है कर्नाटक के इलाकों में भी देखने को मिल रही है, यही प्राकृत गैंगेटिक वैली के इलाके में भी देखने को मिल रही है। इसी प्राकृत में अपने कलिंग में भी जो इंस्क्रिप्शन टंगवा रखे हैं। इससे फिर एक और सवाल उठता है कि क्या सब लोगों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त में प्राकृत समझ में आती थी, या फिर ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन कुछ खास लोगों के लिए लिखवाए गए थे जो इस पर्टिकुलर भाषा को समझ सकते थे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनके भी जवाब आपको तलाशने पड़ते हैं, या इस तरीके के क्रिटिकल असेसमेंट आपको करना पड़ते हैं। एक और चीज की राजा ने इतनी जगहों पर अपने ऑर्डर्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने दिशा निर्देशों को अगर लटकाया था, इसको अगर पब्लिक डिस्प्ले में रखा था, तो इससे फिर एक ये सवाल भी उठेगा कि क्या राजा का इसके बेसिस पे ये मानना था कि सब लोग उसके इन ऑर्डर्स को मानेंगे ही मानेंगे, या फिर क्या सम्राट अशोक की इतनी पकड़ थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कि वो अपने ऑर्डर्स को कंप्लाई करवाते थे, सब लोग उनके ऑर्डर्स को मानते ही थे, चाहे डर से मानते हो चाहे राजा के सम्मान में मानते हो, बट उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया ही जाता था। इस तरीके के फिर जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब भी तलाशना जरूरी हो जाते हैं, या अगर जवाब ना भी मिले तो कम से कम असेसमेंट करते वक्त आपको इन सारे सवालों के जवाब, ये सारे सवाल पूछना पड़ते हैं, इन एंगल्स से असेसमेंट करना पड़ता है। यहां से आपको और कई नए डायरेक्शंस मिल सकते हैं जिसमें रिसर्च की फिर जरूरत महसूस हो। जैसे यहीं पर ये जो दो बातें तीन बातें आती हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पर, या जो पब्लिक प्लेसेस हैं, या फिर जो आपके पब्लिक रास्ते थे, राजमार्ग वगैरह थे, वहां पे कोई नेचुरल रॉक मिला, आपने उसके ऊपर अपना संदेश खुदवा दिया, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सिटी है, कोई रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वहां पर आपने अपना संदेश लटका दिया। तो आप बेसिकली संदेश देना किसे चाह रहे हो, जनता को देना चाह रहे हो, या फिर जो आपके जो ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रेड करने वाले आने जाने वाले हैं, उनको आप ये संदेश देना चाह रहे हो? आप एक्चुअल में संदेश देना चाह रहे हो कि आप शो करना चाहते हो कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं, और आप ये इच्छा रखते हो कि ये जो फिर संदेश है दूसरे इलाकों में भी पहुंचेगा, दूसरे देशों में भी आपकी वाहवाही होगी, आपका ये ऑब्जेक्टिव है? दूसरा फिर यही सवाल कि इतना आपने अगर लगवा के रखा हुआ है तो फिर क्या इसका मतलब लिटरेसी रेट कितना रहा होगा? क्या उस वक्त के एजुकेशन के बारे में हमारा जो मानना है या फिर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये सवाल वाजिब उठ जाता है। तीसरा फिर वही कि हर जगह अगर प्राकृत लिखवाई जा रही है, क्या प्राकृत लिंग्वा फ्रैंका हुआ करती थी, पूरे भारत में बोली समझी जाती थी, या फिर आपने इसको सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए वहां पे लटका रखा था, लिखवा रखा था कि भाई इन्हीं लोगों को समझ में आएगी, बाकी लोगों को दिखे तो दिखे, ना दिखे तो ना दिखे, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ना ठीक। और लास्टली कि इन सारी बातों को सच में माना भी जाता था या नहीं माना जाता था, कितनी लेटर और स्पिरिट में इन बातों को फॉलो किया जाता था, ये असेसमेंट भी अगर आप करोगे तो दो बातें होंगी। एक तो आपको इन शिलालेखों को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, और क्रिटिकल असेसमेंट होगा तो कोई हिस्टोरिकल मिस्टेक आपसे नहीं होगी, ये पर्टिकुलर चीज के एनालिसिस में जो गलतियां होती हैं उससे आप बच सकते हो। दूसरा यह कि आपको नए रूट्स मिल जाएंगे जिस पर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की जरूरत है, ताकि उस वक्त के हिस्ट्री को और अच्छे से समझा जा सके। जैसे प्राकृत भाषा पे रिसर्च यहीं से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के रूप में निकल कर आएगा। उस वक्त में लोगों की क्या लिटरेसी रही होगी, पढ़ने लिखने के क्या संसाधन थे, क्या तरीका था ज्ञान हासिल करने का, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स आ जाएंगे जिसपे और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। तो इससे और ज्यादा इनरिचिंग एक्सपीरियंस जो है बनकर तैयार होगा, और इस तरीके के सवालों के जवाब ऑब्वियस सी बात है आसानी से मिलेंगे नहीं, तो इसमें फिर बहुत धैर्य लगेगा, बहुत सब्र लगेगा। एंड यही कहीं ना कहीं हिस्ट्री का मजा है। हिस्ट्री सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहानी की तरह पढ़ी जाती है, हिस्ट्री डायनेमिक है, और लगातार इस तरीके के सवाल पूछने और इनके कंसिस्टेंट असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर हिस्टोरिकल राइटिंग भी बदलती है, और उसी के बेसिस पर इतिहास की हमारी समझ भी जो है वो डेवलप होती चली जाती है। एक और इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक और अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, और उससे ये बात और ज्यादा हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। देखते हैं, द एंग्विश ऑफ द किंग। अब एक और इंस्क्रिप्शन उठाया गया होगा, कहीं से इनको मिला होगा, और उस इंस्क्रिप्शन का फिर ट्रांसलेशन हुआ होगा प्राकृत से, तो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर उसका जो भी ट्रांसलेशन है या उसका जो भी एक्सर्प्ट है वो हमको एक ब्लॉक के रूप में यहाँ पे बताया है, जिसकी हेडिंग दी गई है द एंग्विश ऑफ द किंग। तो इसको स्टडी करते हैं, इससे हमको ये बात जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी और अच्छे से क्लियर होगी। देखते हैं, when the king Devanam Piyadasi had been ruling for 8 years, the country of Kalingas, present day coastal Odisha, was conquered by him। यानी कि जब राजा देवनम पियादस्ती, जो कि हमारे सम्राट अशोक हैं, उनको रूल करते हुए 8 साल हो गए थे, इनका शासन 8 साल का हो गया था, तो अपने शासन के 8वें साल में इन्होंने कलिंग का जो इलाका है, यानी कि जो कोस्टल उड़ीसा है, उसको जीता था। 150,000 men were deported, 100,000 were killed and many more died। लगभग 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं उनको
उनकी जो है जनहानि हुई थी, उनको अपने इलाके को छोड़ के भागना पड़ा था। लगभग 1 लाख लोग के करीब जो है लोग इसमें और इस युद्ध में मारे गए थे। 1.5 लाख के करीब जो है लोग इधर उधर आपके निर्वासित हो गए और इस पूरी जंग में लगभग 1 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसे जमाने में जब पॉपुलेशन भारत की बहुत कम हुआ करती थी, 1-1.5 लाख लोगों का विस्थापित हो जाना और 1 लाख लोगों का मारा जाना अपने आप में बहुत, आप कह सकते हैं, अनइमेजिनेबल लेवल का स्लॉटर था। ऐसे समझिए कि कम से कम 25 से 30 लाख मौत आज की तारीख में हो जाए, उस लेवल का जो डिवास्टेशन है, उस लेवल का डिवास्टेशन कलिंग की लड़ाई में उस जमाने में हुआ था। आफ्टर दैट, now that the country of the Kalingas has been taken, Devanampiya is devoted to an intense study of Dhamma, to the love of Dhamma and to the instruction and to instructing the people in Dhamma. अब जब एक बार इन्होंने कलिंग को जीत लिया, उसके बाद राजा देवनमपिया जो थे, उन्होंने अपने आप को धम्म की पढ़ाई में या फिर धम्म को समझने में पूरी तरीके से डिवोट कर दिया। बहुत इंटेंसिटी के साथ में उन्होंने धम्म को पढ़ना शुरू किया है। एक तो उनको धम्म के प्रति जो है एक प्रेम है, लगाव है, साथ ही साथ वो लोगों को धम्म का इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जा सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी धम्म का परीक्षण या उसकी स्टडी कर रहा है। आगे, धम्म एंड टू दिस इज द रिपेंडेंस ऑफ देवनमपिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कलिंगास। तो क्योंकि कलिंग की लड़ाई में 1.5 लाख लोगों को निर्वासित होना पड़ा, लगभग 1 लाख के करीब लोग मारे गए, इतने बड़े लेवल पर जनक्षति जो हुई है, इससे सम्राट अशोक को काफी ज्यादा कह सकते हैं अंदर से उनमें काफी गिल्ट है, काफी रिपेंटेंस है। तो वो अपने एक तरीके से पाप का प्रायश्चित करना कह लीजिए, उन्होंने जो कलिंग की को जीतने में जो इतनी ज्यादा मारकाट हुई है उसको रिपेंट करने के लिए वो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को धम्म की पढ़ाई में उन्होंने पूरी तरह से लगा रखा है। For this is considered very painful and deplorable by Devanampiya that while one is conquering an unconquered country, slaughter, death and deportation of people takes place there. क्योंकि सम्राट अशोक का ये मानना है, देवनमपिया का ये मानना है कि किसी अगर कोई जीतने के लिए किसी देश को आता है बाहर से, तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़े लेवल पर मारकाट होती है, बहुत बड़े लेवल पर लोगों का विस्थापन होता है और ये होता ही होता है। इससे जो जनहानि हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा पेनफुल है। अब ये जो शिलालेख है, ये 2-3 बातें बताता है। पहला तो ये कि ये शिलालेख कलिंग की जो लड़ाई थी, कलिंग की जो विजय थी अशोक की, उसके बाद में हुआ। दूसरा, अपने को यह पता चलता है कि जब अशोक को रूल करते हुए 8 साल हो गए थे, तो अपने शासन के 8वें साल में उसको कलिंग में विजय हासिल हुई थी। तीसरा ये कि अपने सारे जितने भी कंक्वेस्ट इन्होंने किए थे, पटना से लेकर अफगानिस्तान जीत डाला था, इस पूरी प्रोसेस में इतनी मारकाट नहीं हुई थी जितना कलिंग को जीतने में हुई थी। मतलब कलिंग के लोगों ने जमकर रेजिस्टेंस दिखाया था ने। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतने बड़े लेवल पर स्लॉटर हुआ था, इतने बड़े लेवल पर मारकाट हुई थी, जिसके चलते राजा का दिल भी जो है, जिसने इतना बड़ा अंपायर बनाया था, वो कोई हंसी खेल में या प्यार से तो बना नहीं होगा। मारकाट दूसरी जगहों पर भी हुई होगी, जंग दूसरी जगहों पर भी लड़ी गई होंगी, बट पॉइंट यह है कि शायद इतने बड़े लेवल पर स्लॉटर का सामना नहीं करना पड़ा। कलिंग में इतनी जबरदस्त बैटल्स हुई थी, इतना जबरदस्त आपका जो है एक रेजिस्टेंस दिखाया गया था उस वक्त के कलिंग के लोगों के द्वारा, कि 1 लाख के करीब लोगों की मृत्यु, जो आज 30-40 लाख कैजुअल्टीज कहीं पर हो जाए, उसके इक्विवेलेंट है। इस सब चीजों ने सम्राट अशोक को भी हिला के रख दिया था। इन सारी बातों के बारे में अपने को पता चलता है इस पर्टिकुलर शिलालेख से, या फिर ये शिलालेख जिसका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हमको ये सारी बात समझ में आती है। और इन सब चीजों के चलते सम्राट अशोक का जो है दिल भर आया था, तो अब उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, धम्म की तरफ में वो गए। धम्म की तरफ में क्यों गए, उसका जवाब यह है कि बुद्धिज्म में हिंसा वगैरह को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाता। उस वक्त का जो सनातन धर्म था या वैदिक रिलीजन था, उसमें हिंसा होती थी। क्षत्रियों का तो बकायदा कर्म जो है वो शस्त्र और वो पूरा का पूरा और शस्त्रों का इस्तेमाल करना और युद्ध लड़ना हुआ करता था। तो उस टाइम पीरियड के सनातन से अगर आप बुद्धिज्म को कंपेयर करेंगे, उसमें बिल्कुल शस्त्र वगैरह की बात नहीं थी। इसके और इस बीच में यहाँ पे इतनी मारकाट हो चुकी थी, इतनी हानि हो चुकी थी कि इनका जो है दिल भर आया था। तो इनका ख्याल ये था कि अब प्रायश्चित का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए धर्म की पढ़ाई में अपने आप को लगाया है। साथ ही साथ अपने इनके बाद में भी कोई इतनी भयानक लेवल की मारकाट ना करे, इस बात को समझते हुए अपने लोगों में भी धर्म का प्रचार कैसे किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्राट अशोक धर्म के बारे में या बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें अपने को यहाँ पर समझ में आती हैं। इस पर्टिकुलर ये जो पूरा का पूरा हमारा इंस्क्रिप्शन है, इसको पढ़कर ही हमको समझ में आता है, जिसकी हेडिंग दी हुई है द एंग्विश ऑफ द किंग। This inscription is showing anguish of Ashok after Kaling war and his change attitude towards warfare। तो साफ दिख रहा है कि कलिंग की जंग के बाद में अशोक जो थे वो किस तरीके से उनके अंदर कह सकते हैं एक प्रायश्चित का भाव उठा था, एंड किस तरह से वॉर को लेकर, हिंसा को लेकर उनका एटीट्यूड इसके बाद में बदल गया था।
बट प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी ऑल्दो फाइंड अशोकन इंस्क्रिप्शन इन प्रेजेंट डे उड़ीसा बट रियलाइज दैट सच एंग्विश इज मिसिंग इन दिस इंस्क्रिप्शंस। अब ये जो बात हम लोगों ने पढ़ी जिसमें ये सम्राट अशोक रिपेंट कर रहे हैं सारी चीजें, इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। सम्राट अशोक की एक बड़ी पॉजिटिव इमेज बनती है पढ़ने वाले की नजर में कि यार ये कितना अच्छा राजा था, इतनी जंग हुई और सारी चीजें हुई, उसके बाद में इन्होंने अब जो है एकदम आपकी हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। ये कितना तकलीफ में है इन बातों को लेकर, इनको कितना दर्द है कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, और जंग जब भी होती है तो हमेशा मारकाट होती है और इस तरीके की बातें, कितना सुलझा हुआ इंसान है, देखो प्रायश्चित कर रहा है वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये इंस्क्रिप्शन पढ़कर तो सम्राट अशोक की यही इमेज बनती है। पॉइंट यह है कि इस तरीके के अशोकन इंस्क्रिप्शंस जिसमें सम्राट अशोक को बड़ी तकलीफ है कलिंग के वॉर को लेकर, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिला है, बस वहां नहीं मिले जिस पर्टिकुलर जगह पर जिस जगह को लेकर सम्राट अशोक के मन में तकलीफ है। यानी कि कलिंग में इस तरीके का इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। कलिंग में सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले जरूर हैं, मगर इस तरीके का इंस्क्रिप्शन जिसमें उन्होंने तकलीफ जताई हो कलिंग के वॉर को लेकर, दर्द बताया हो, इस तरीके का एक इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में कम से कम आज तक तो नहीं मिला। अब यहां से एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल उठता है कि यार तुम्हें जंग को लेकर तकलीफ है, हिंसा को लेकर तकलीफ है, तुम धर्म की पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें पूरे तुमने अपने अंपायर में इस तरीके के शिलालेख लगवा दिए कि जंग लड़ना बुरी बात है और ये सारी चीजें, मगर जिस जगह पर ये सारी मारकाट हुई और जिसके चलते तुम्हारे मन में ये एंग्विश आई है, उस जगह पर तुम्हारा एक भी शिलालेख इस तरीके का नहीं मिल रहा जिसमें तुमने ऐसी बातें करी हो। वहां पे तुमने दूसरे शिलालेख लटकाए हैं, मगर ये वाला शिलालेख नहीं लटकाया, इस तरीके की बातें तुमने नहीं करी है। यहां से फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन कि आखिर ऐसा किया गया है तो क्यों किया गया। एक अगर हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या अशोक अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा है, लोगों के मन में अपने एक अच्छी इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इतिहास में जब कलिंग के वॉर के बारे में लिखा जाएगा तो वॉर उसने शुरू किया था, इतने लोग उसने मरवा दिए, उसकी बड़ी एक नेगेटिव इमेज बनेगी। तो क्या इसके चलते वो कोशिश कर रहा है कि उसको जो एक अच्छे राजा के तौर पर याद रखा जाए, जिससे गलती हुई बट उसने गलती को एक्सेप्ट किया और रिपेंट किया। क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि दूसरे इलाकों में जब कलिंग की विजय के बारे में संदेश जाएगा और पता चलेगा कि अशोक ने एक पर्टिकुलर इलाके को जीतने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग मरवा दिए और 1.5 लाख लोगों को जो है आपका निर्वासित करवा दिया, उनके घर से उनको जाने पर मजबूर कर दिया, तो उसकी जो इमेज बनेगी इसके चलते कहीं उसके अंपायर में दूसरे इलाकों में अस्थिरता ना हो जाए कि बड़ा जालिम किस्म का राजा है, ये राजा है, कल को हमारे साथ ऐसा ना कर दे। तो उसको बचाने के लिए कि नहीं यार गलती हो गई है, मगर राजा फिर भी जो है अब रिपेंट कर रहा है, इसलिए उसने सारी चीजें करवाई हैं। और कलिंग में इसलिए नहीं लटकाया क्योंकि उसका मानना यह है कि कलिंग में अगर मैंने इसके बारे में बात करी और लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो ये बड़ी तकलीफदायक मेमोरी है, वहां पे कहीं फिर लोगों के मन में गुस्सा ना उभर के आ जाए, फिर कहीं रिवोल्ट विवोल्ट ना हो जाए, इससे बचने के लिए नहीं लगाया। इस तरीके के जो सवाल है अब इनका पूछना बनता है। अब यहां पर इंस्क्रिप्शन का असेसमेंट होगा तो ये सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि आपके पास में एविडेंस है, सम्राट अशोक खूब तकलीफ में है, इमोशनल है, फलानी ठिकानी चीजें हैं, ये अपने को इस ये जो ट्रांसलेशन है ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। मगर तुम जिस जगह को लेकर तकलीफ में हो उस जगह पर तुम इस तरीके का एक भी इंस्क्रिप्शन अगर नहीं मिल रहा तो फिर यहां से प्रश्न उठते हैं और फिर अपने जज्बातों को एक तरफ रखकर आपको इसका क्रिटिकल असेसमेंट करना बनता है। Now question arises why such inscriptions showing anguish and remorse were not installed in Odisha। वही बात जो मैंने कही कि इस तरीके के तकलीफ और रिमोर्स से भरे हुए आप प्रायश्चित कर रहे हो, इस तरीके के संदेश वाले इंस्क्रिप्शंस उड़ीसा में क्यों नहीं लटकाए गए। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं, उड़ीसा में नहीं मिलता। हाउ शुड वी इंटरप्रेट दिस फैक्ट। अब इस पर्टिकुलर फैक्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। वही जो बातें मैंने करी कि क्या चाहते थे, ये इमेज बिल्डिंग कर रहे थे या फिर उड़ीसा में इस चीज को इन्वोक करना ठीक नहीं लगा उनको समझ में इस तरीके से हम जो है इसका असेसमेंट कर सकते हैं। इज इट दैट द एंग्विश ऑफ रीसेंट कंक्वेस्ट वाज टू पेनफुल इन द रीजन। वही बात कि क्या ये जो भी लड़ाई खत्म हुई है इसके चलते इतना नुकसान हो चुका है कि इस रीजन में अगर इस पे बात की गई तो और हो सकता है कि कल को रिवोल्ट हो जाए, लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ है, उसको और हवा लग जाए, इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। देयरफॉर द रूलर वाज अनेबल टू एड्रेस द इशू देयर। इसलिए आप कलिंग की विजय के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो कलिंग के इलाके में, बाकी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहां जहां आपका अंपायर उस पर बात कर रहे हो, या सिर्फ आप इमेज बिल्डिंग कर रहे हो और आपको कोई 2 पैसे का दर्द नहीं है। और ये बौद्ध धर्म वगैरह पढ़ना चलो आपका अपना हो सकता है, पहले से भी पढ़ रहे हो किसको पता है, मगर आप बाकी लोगों को संदेश दे रहे हो कि बाकी जगहों पे ऐसी जबरदस्त मारकाट नहीं होगी एंड मुझे बड़ा दर्द है, तकलीफ है इस तरीके से, और ताकि आपकी एक जालिम राजा की इमेज ना बने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे खड़े होते हैं और जब आप फिर असेसमेंट करोगे तो फिर आपको इस तरीके के सवालों का जवाब तलाशना पड़ेगा। जवाब मिले ना मिले कम से कम आपके पास में एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उस चीज को लेकर, और एक एविडेंस के साथ में, एक सपोर्टिंग एविडेंस के साथ में कम से कम सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उस पर फिर यही है कि
एक आदमी पूरे आंसर कभी नहीं हासिल कर सकता, और फर्दर लोग जब रिसर्च करते हैं तो करते 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 कभी अल्टीमेटली और नए पहलू निकल कर आते हैं। पता चला कि 50 साल बाद कुछ और नया शिलालेख निकल कर आ जाए, उसमें हमको इन सवालों के जवाब मिल जाए। तो इस तरीके से करते करते जो है आपकी हिस्ट्री एनरिच होती चली जाती है। मगर ये तरीका होता है जिसकी मदद से शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन कर कर अल्टीमेटली निचोड़ के आपने ऐसे समझे कि आपने एक पर्टिकुलर कपड़े को निचोड़ के उसमें से जो बहुत सारा पानी निकला है, उसमें से भी आपने सिर्फ 5 या 7 बूंदे 8 बूंदे जो है फैक्ट के तौर पर रखनी है, बाकी सबको आपने छोड़ देना होता है। इतना असेसमेंट कर कर कोई फैक्ट्स को निकालकर हिस्टोरिकल राइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है जब इंस्क्रिप्शंस का डिसाइफरमेंट होता है और उनको स्टडी किया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस अगर मिलते भी हैं, शिलालेख अगर कहीं पे मिल भी जाते हैं, तो हिस्टोरिकल राइटिंग में इनका इस्तेमाल करते वक्त में इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। इस पूरी की पूरी इंस्क्रिप्शन की स्टडी और इससे जो नॉलेज मिलता है, इसमें भी काफी सारे जो है दिक्कतें और शॉर्टकमिंग्स हैं। तो वो क्या क्या है, उनको फिर कैसे डील किया जाता है, वो सारी बातें इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। देखते हैं। By now, we know that epigraphy has its own limitations and does not reveals everything. Sometimes there are technical limitations, like letters are very faint by engraved, or letters have become faint during course of time. This makes their reconstruction uncertain. तो अभी तक जितना हम लोगों ने बातचीत करी, इस चैप्टर के शुरुआती लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी था कि शिलालेखों की जो स्टडी होती है, इसको एपिग्राफी बोला जाता है। ठीक है जी। शिलालेखों की पूरी स्टडी करना, इसका डिसाइफरमेंट, उसके बाद इसको पढ़ना, एनालिसिस करना, इसमें से कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकालना, ये पूरी प्रक्रिया एपिग्राफी कहलाती है। मगर जितनी बातचीत अभी तक हम लोगों ने करी, देवनम या पियादस्ती या सम्राट अशोक के 2 शिलालेखों को डिस्कस किया, और ये सारा डिस्कशन करने के बाद में एक बात तो अपने को समझ में आती है कि एपिग्राफी की जो ये स्टडी है, शिलालेखों का जो ये पूरा हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, और इनको पढ़कर आपको सब कुछ नहीं पता चलता। सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नहीं पता चलते। प्लस इनमें लिखी हुई सारी बातों को पत्थर की लकीर माना भी नहीं जा सकता। कई बार आपको ये नहीं पता कि किसी जगह पर अगर ये शिलालेख मिला है तो इसको किस इरादे से, किस इंटेंशन से लगाया गया था, या जो इंटेंशन आप एसेस करके निकाल पा रहे हैं उसी इरादे से या उसी इंटेंशन से लगाया गया था, या कोई और बात थी। तो इस तरीके से अपने को ये बात तो समझ में आती है कि एपिग्राफी की भी अपनी सीमाएं। सबसे पहले अपन कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि अब शिलालेख हजारों साल पहले बना था, तो इतना जो लंबा वक्त निकल गया है, इस पूरे लंबे वक्त में उस पे जो लेटर्स हैं कई बार बहुत ज्यादा फेंट हो जाते हैं, कई सारे अक्षर मिट जाते हैं, कई सारे अक्षर जो हैं वो फेंट हो जाते हैं। तो इसके चलते बीच में अगर कहीं पे कोई अक्षर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर बहुत दिक्कत होती है और उनका रिकंस्ट्रक्शन में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। एंड कई बार अगर लेटर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा और आपने अपनी तरफ से कोई लेटर मान लिया और पता चला कि वो लेटर वहां पे नहीं था, कोई और अक्षर लिखा हुआ था, और उससे अगर वहां पे जो शब्द बन रहा है उसका मतलब पूरी तरह से चेंज हो गया, तो फिर इससे और दिक्कत हो जाएगी। पता चला कि कुछ और मतलब उसका ओरिजिनली बनता था, आपने कोई और मतलब निकाल लिया, तो वो अक्षर के साथ में जो मीनिंग बनता उस सेंटेंस का या उस लाइन का, वो कुछ और बनता और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होता। यहां पर आपका वर्ड बदल गया और वर्ड का फिर कुछ और मतलब निकला, उसके चलते इंटरप्रिटेशन कुछ और हो गया। तो ये दिक्कतें भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं शब्द साफ ना होने से। या तो वक्त के चलते जो है वो शब्द मिट गए हैं, या उसने लिखे जो उकेरे थे वही बहुत आप कह सकते हैं हल्के उकेरे थे और वक्त के साथ में वो साफ हो गए। इस तरीके की समस्याएं जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और इंस्क्रिप्शंस वगैरह फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर वो अपने को फिर पूरी बात नहीं बताते, वो तो एक अलग चीज है। कई बार इंस्क्रिप्शंस की स्टडी में फिर आप गलत रास्ते पे निकल जाते हो, आप पूरी तरीके से जो है गलत किस्म के इंटरप्रिटेशंस करते हो, गलत तरीके की हिस्टोरिकल राइटिंग यहाँ पर हो सकती है। ये भी एक प्रॉब्लम टेक्निकल लिमिटेशंस के चलते खड़ा हो जाता है। Many times exact meaning and context of words used in inscriptions are not clear. अब ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनका एग्जैक्टली क्या मतलब है, किस भाव में इस्तेमाल किया गया और किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया, कई बार वो चीज आपको अगर क्लियर नहीं हो तो और दिक्कतें आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक होता है कि कभी किसी इंसान को आपने कोई जवाब देना है तो आप क्लियर कट जो है उसको वो जवाब दे सकते हो। कई बार आप उसे टाल देते हो, कई बार आप सार्कास्टिकली जो है जवाब देते हो। जैसे सपोज कर लें कि किसी इंसान को आपने मिलने के लिए बुलाया था, और जिस टाइम पर आपने उसको मिलने के लिए बुलाया था वो उससे आधा घंटा लेट आता है, और आके आके पहला सवाल ये बोल देता है कि बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं क्या आप।
एक तो ये हो सकता है कि आप आधे घंटे से खड़े हुए हैं, इरिटेट हो गए और आप कह दें कि हाँ मैं आधे घंटे से आपका वेट कर रहा हूं, तब तो बात क्लियर हो जाती है। बट अगर इसी की जगह सामने वाला बोल दे कि नहीं नहीं 30 मिनट इंतजार करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होती है। अब मीनिंग क्या बन रहा है सेंटेंस का कि 30 मिनट इंतजार करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट बोला इसको सार्कास्टिकली गया है सामने वाले को व्यंग करते हुए कि भाई मैं बहुत देर से खड़ा हुआ हूं, ये कोई बात होती है कि तुम आधा घंटा लेट आ रहे हो। तो आपने कह दिया नहीं नहीं 30 मिनट इंतजार करना कोई बड़ी बात होती है कि आपके लिए तो हम 1 घंटा वेट कर लेते हैं। अब ये सार्कास्टिक तरीके से बोला गया है, मीनिंग इसका वही बन रहा है कि मुझे तुम्हारा लेट आना अच्छा नहीं लगा। इसका जो भाव बन रहा है वो बन रहा है कि मुझे तुम्हारा लेट आना अच्छा नहीं लगा, बट इस सेंटेंस का लिटरल मीनिंग ये बनता है कि 30 मिनट इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर सपोज कर लें कि ये जो कन्वर्जेशन हुआ है, ये अगर कन्वर्जेशन कहीं पर रिटर्न फॉर्म में ये कन्वर्जेशन हुआ था और कुछ सालों बाद किसी को ये कन्वर्जेशन मिलता है, तो जिस भाव में ये कन्वर्जेशन किया गया था वो भाव तो उसको नहीं पता, उसको तो सिर्फ वो जो भाषा का आदान प्रदान हुआ है वो पता है। अब वो सेंटेंस को पढ़ के ये मतलब निकालेगा कि जिसने ये लिखा है कि 30 मिनट इंतजार, ये जिसने ये लिखा है कि नहीं नहीं 30 मिनट इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ही अपने को ये समझ में आता है कि उस वक्त में लोग 30-30 मिनट या 1-1 घंटा वेट कर लिया करते थे। अब ये गलत इंटरप्रिटेशन बन जाएगा और इसके बेसिस पे पूरे के पूरे समाज के लिए या लोगों के लिए एक गलत किस्म का जो भाव है आप क्रिएट करोगे। वजह यह है कि आपको यहां पर कंटेक्स्ट जो है, किस कंटेक्स्ट में वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया या सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया वो नहीं पता। तो ये चीज बहुत आती है, कई बार शब्दों के आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होते। कई बार एक शब्द का एक रीजन में कोई एक मतलब निकलता है, दूसरे रीजन में कोई और मतलब निकलता है, तीसरे रीजन में कोई और मतलब निकलता है। तो भले एक भाषा हो बट उसमें कई बार कई सारे वर्ड्स के मीनिंग्स अलग अलग रीजन में चेंज हो जाते हैं। तो एक तो वो कि आपको किस क्षेत्र में वो आपका इंस्क्रिप्शन मिला है, शब्द जो इस्तेमाल किए गए उनके एग्जैक्टली क्या मीनिंग बनते हैं और किस कंटेक्स्ट में उन शब्दों का या उन सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, अगर ये क्लियर नहीं होता है तो इंस्क्रिप्शन कई बार आपको इन्फॉर्मेशन तो देता ही नहीं है, मगर गलत इन्फॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड करवा देता है, जिसके और ज्यादा नुकसान होता है। जैसे हिंदी में कहावत है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो बस वही चीज है कि आपने सही हिस्ट्री तो नहीं पता करी बट आपको गलत हिस्ट्री और पता चल गई। जैसे वो एग्जांपल है कि नहीं नहीं 30 मिनट इंतजार करना कोई बड़ी बात होती है क्या, 200 साल 300 साल बाद कोई पढ़ के बोल रहा है कि इस जमाने के लोग बड़े कह सकते हैं कि बहुत सहनशील किस्म के लोग थे, 30-30 मिनट इंतजार कर लिया करते थे। एक गलत सेंटेंस बिना कंटेक्स्ट के अर्थ का अनर्थ कर देता है, तो ये भी एक बहुत दिक्कत वाली बात है। Sometimes the words or their meanings are specific to a region, place, time. वही बात कि कुछ पर्टिकुलर शब्दों का इस्तेमाल कुछ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर वक्त में होता था एक अलग सेंस में, वक्त के साथ में उनका भाव बदल गया, या फिर वही शब्द किसी और रीजन में गया तो उसका सेंस बदल गया। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। अगर आप ये रीजन, प्लेस, टाइम और उसके अकॉर्डिंग उसके मीनिंग्स में आने वाले चेंजेस के कंटेक्स्ट को समझे बिना अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो भी आप गलत असेसमेंट ही करेंगे, ये भी एक दिक्कत है। Thus, meaning of text and context of inscription are subject to constant debate and interpretation. इसलिए एज अ सीरियस हिस्टोरियन जरूरी हो जाता है कि आप कई सारी बातें इंस्क्रिप्शन को पढ़ते वक्त में ध्यान रखें। पहला तो कंटेक्स्ट, दूसरा मीनिंग, तीसरा रीजनल वेरिएशंस है या नहीं, और इसके बाद में भी जो निष्कर्ष निकालें उसको फाइनल ना माने। इसके ऊपर कंस्टेंट डिबेट, डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन होते रहने चाहिए, क्योंकि कई बार कई चीजें 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो उसको एक नई रोशनी में देखोगे, और आप फर्दर रिसर्च के साथ, ज्यादा नॉलेज के साथ देखोगे तो पता चलेगा उसका और ज्यादा रिफाइंड या एक नया मतलब या फिर एक नया इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हो, जिससे हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप होती है। Till date, several thousands of inscriptions have been discovered, but not all have been deciphered, published, and translated. Also, many inscriptions that may have existed may not have survived time. So, what is available is only a fraction of what was inscribed. तो ये जो बातें अपन ने करी, इसके चलते आज की तारीख में अपने पास में हजारों शिलालेख हैं, हजारों की संख्या में भारत भर से शिलालेख डिस्कवर हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में डिस्कवर हुए हैं। बट ये जो सारी प्रॉब्लम है, भाषा की, समय की, रीजन की, कंटेक्स्ट की, लैंग्वेज की, वर्ड्स की, मीनिंग्स की, इन सारी चीजों के चलते एक सही इंटरप्रिटेशन कई सारों का हो नहीं पाया। तो हजारों ऐसे शिलालेख हैं जो डिसाइफर ही नहीं हो पाए। मतलब पता है तो उसका कंटेक्स्ट नहीं पता, कंटेक्स्ट पता है तो फिर उसका सेंस नहीं समझ में आ रहा, किसने आपका इशू करवाया था, एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी नहीं बन रही। इसके चलते हुआ यह है कि हजारों की संख्या में आपके इंस्क्रिप्शंस अनडिसाइफर्ड हैं। डिसाइफर्ड हो गए तो पब्लिश नहीं हुए हैं, पब्लिश हो गए तो ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। एंड कई सारे इंस्क्रिप्शंस तो ऐसे हैं जिनके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि वो समय के कालखंड में बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, नेचर के चलते या किसी और पर्टिकुलर एजेंट के चलते, एंड आज की तारीख में वो अस्तित्व में ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इतनी सारी हिस्टोरिकल जो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की डेवलप हुई है,
ये पूरी की पूरी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो कुछ शिलालेखों के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे डेवलप हुई है, वो एक फ्रैक्शन भी नहीं है उन हजारों शिलालेखों का जिनको डिस्कवर अभी तक कर लिया गया है, और उन हजारों लाखों शिलालेखों का जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं या डिसाइफर नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो भी नॉलेज आज की तारीख में अवेलेबल है वो एक फ्रैक्शन ऑफ नॉलेज है उन सारे इंस्क्रिप्शंस का जिनको इंस्क्राइब किया गया था। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे हजारों की संख्या में रखे हुए इंस्क्रिप्शंस और ज्यादा डिसाइफर होंगे, ये जो हमारा नॉलेज है जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे डेवलप हुआ है, इसमें रिफाइनमेंट आना ही आना है, ये फर्दर इंप्रूव होगा ही होगा। इसलिए इतना ज्यादा जोर दिया जाता है इंटरप्रिटेशन के ऊपर, री इवैल्यूएशन के ऊपर, क्रिटिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। चले आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितनी बातचीत हम लोगों ने करी इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशंस को लेकर, बात सिर्फ इतनी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। कुछ और समस्याएं भी हमारे सामने इंस्क्रिप्शंस के इंटरप्रिटेशन को लेकर आती हैं, और ये और ज्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक जितनी बातचीत हमने करी कि भाई आपको सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, मतलब नहीं समझ में आ रहा, कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा, या जो इंस्क्रिप्शन आपको मिला है उसमें उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं कि कई सारे वर्ड्स वगैरह आपके फेंट हैं और इस तरीके की चीजें। तो ये तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनके बारे में आप फिर भी कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ आप हल निकाल लेते हैं। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस के असेसमेंट के साथ में किसी और उस असेसमेंट के बेसिस पे किसी कालखंड की हिस्ट्री अगर आप लिख रहे हो तो उसमें और भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जाम्पल के लिए आज की तारीख में हम लोग जिन सारी चीजों को पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मानते हैं, जरूरी नहीं है कि आज से 2000 साल पहले भी उन सारी चीजों को पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता रहा। जिन चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता रहा होगा, ऑब्वियसली बात है उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया। आज की तारीख में हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट उस जमाने में वो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, तो उन चीजों के बारे में हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत डिटेल में आपको बहुत कम जानकारी मिलती है एंशिएंट टाइम पीरियड में। उस वक्त लोगों को ये उतनी बड़ी बात नहीं लगी थी, या उस वक्त के लोग इसको शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे होंगे, या शायद उनको ये इतना इंपॉर्टेंट ना लगा हो कि भाई इसको इंस्क्राइब करवा के रखा जाना चाहिए। और इंस्क्रिप्शंस वैसे भी राजाओं के द्वारा बनवाए जाते हैं, राजा तो खेती करता नहीं था, राजा टैक्स लगाता था, तो उसने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी थी क्या नहीं थी अपने राज्य में, शासन में, उसके बारे में ज्यादा कोई डिटेल में रिकॉर्ड नहीं छोड़े। आज की तारीख में हमको ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है कि यार कैसे क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुई थी और उसका फिर समाज पे क्या प्रभाव पड़ा था, कैसे फिर वर्ण व्यवस्था बनी होगी, जाति व्यवस्था इतनी मजबूत कैसे हुई होगी। इन सब चीजों को समझने के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पढ़ना चाहिए। बट सामने वाले को उस जमाने में 2000 साल पहले ये बात इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी, उसने बिल्कुल ही इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। या सामान्य लोगों की जिंदगी में खुशियां या सॉरोस किस तरह से होते थे, डेली लाइफ के क्या चैलेंजेस होते थे, इन सब चीजों का इंस्क्रिप्शंस में कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता। इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है, किसी राजा ने कहीं पे कोई युद्ध लड़ा और जीत लिया, कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया बहुत बड़े लेवल पर, कोई उसने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करवा दिया, इस तरीके की चीजें इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड करवाई जाती हैं जो बहुत ग्रैंड हुआ करती थी या बड़े कुछ यूनिक किस्म के इवेंट हुआ करते थे। जैसे जैसे हिस्टोरियंस का ध्यान जो है इन ग्रैंड या फिर इन यूनिक इवेंट से हटा, राजाओं से हटकर उनका कॉमन लोगों के इतिहास को जानने में दिलचस्पी जागी, तब उनको लगा कि यार इनसे ज्यादा जरूरी तो ये एस्पेक्ट्स हैं, इससे समाज के ज्यादा बड़े तबके के बारे में पता चलता है। मगर फिर वही बात है कि इनके बारे में हिस्टोरिकल डाटा बहुत कम है, तो हिस्ट्री रिक्रिएट करने में दिक्कत आती है। आप सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के सम्राट अशोक और मौर्यन एम्पायर के बारे में पता बहुत कुछ चलता है, मगर सम्राट अशोक की प्रजा जो है उनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। राजा अपने पर्सपेक्टिव से कुछ भी करवा रहा हो अपनी प्रजा के लिए वो एक अलग बात है, मगर प्रजा का क्या मानना था, क्या सोचना था, क्या उनका पूरा इस पर्टिकुलर चीज को लेकर रिएक्शन था, कलिंग के वॉर के बारे में वो क्या सोचते थे, ये धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर उनके क्या थॉट प्रोसेस थे, इसके बारे में आपको कोई पर्सपेक्टिव नहीं पता चलता, क्योंकि राजा तो ये सब रिकॉर्ड करवाएगा नहीं, प्रजा ने अपने कोई रिकॉर्ड छोड़े नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इंस्क्रिप्शंस काफी कुछ बताकर भी बहुत कुछ नहीं बताते, या जो बताते हैं वो बहुत नाकाफी है, और जो हम बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं उसके बारे में हमको इनसे किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। Also the content of inscription reflects the perspective of persons who commissioned them। फिर वही बात कि इसमें जो भी लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, सामने वाला अपना एक पक्ष रख रहा है, कोई भी अपने बारे में बुरी बात तो कहेगा नहीं। सम्राट अशोक के ही इंस्क्रिप्शंस की बात कर लें, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप लगवाते फिर रहे हो शिलालेख जिसमें आप कलिंग की वॉर में हुई हिंसा को लेकर पश्चाताप कर रहे हो, मगर वो जगह जहां पर उतनी मारकाट आपने मचवाई थी, उस उड़ीसा में या उस कलिंग के इलाके में आपने ऐसा एक भी शिलालेख नहीं लगवाया। तो यहां से फिर सवाल उठ जाते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इन इंस्क्रिप्शंस में भी जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जिन्होंने इनको लगवाया था, बनवाया था, बनाया था, उनके पर्सपेक्टिव्स आपको पता चलते हैं। जरूरी नहीं है कि जिन चीजों के बारे में इनको इनमें जिक्र किया गया हो वो पूरा सच हो,
वो सिर्फ आपको एक व्यक्ति का पर्सपेक्टिव देता है। और जिंदगी में किसी भी चीज में नोटिस करिएगा, हर कहानी के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक जो आपका खुद का पक्ष है, एक जो सामने वाले का पक्ष है, और एक जो हकीकत है जो आप दोनों के पक्ष के बीच में कहीं पर आकर रुकता है। तो ये भी एक चीज है। हो सकता है सम्राट अशोक का जो है पर्सपेक्टिव कलिंग के वॉर को लेकर ये हो, कलिंग वालों का क्या पर्सपेक्टिव था उसका जिक्र तो अपने शिलालेख में नहीं करेंगे। जो लोग मारे गए, निर्वासित हो गए, उनके जो पर्सपेक्टिव रहे होंगे उनका जिक्र इसमें नहीं हुआ होगा। तो शिलालेखों में भी जिन जो आपको चीजें मिलती हैं वो सिर्फ एक पक्ष है किसी पर्टिकुलर चीज का, वो पूरी हकीकत नहीं है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी होती है। तो कंक्लूजन बेसिकली ये बनता है इस पूरी बातचीत का, ये जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया है एपिग्राफी के लिमिटेशंस, इसका कंक्लूजन ये बनता है कि एपिग्राफी आपको पूरी तरीके से किसी भी टाइम पीरियड की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझने में पूरी तरीके से हेल्पफुल नहीं है। पूरी तरीके से आप ये चाहो कि 101% एक कालखंड उठा लो, 100-200 साल का, 300 साल का, 500 साल का, और ये सोचो कि ये पूरा का पूरा अपने को एक उस टाइम पीरियड के एपिग्राफ्स की मदद से, उस वक्त की जो आपको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसकी मदद से समझ में आ जाएगा। तो ये तो नहीं होने वाला। Also, with the discovery of new evidences and reinterpretation of old evidence, the understanding of text of inscription changes। और वही बात जो मैंने इतनी बार रिपीट कर दी कि जैसे जैसे उस टाइम पीरियड के जिसके शिलालेख आपके हाथ लगे थे और चीजें आपको उसके बारे में पता चलेंगी, और एविडेंसेस मिलेंगे, और रीइंटरप्रिटेशन होगा, और ज्यादा आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलेंगी जिसकी मदद से और मटेरियल एविडेंस उस टाइम पीरियड का निकल कर आएगा। तो इसके चलते हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है, पूरा जो इंटरप्रिटेशन है वही चेंज हो जाए, या जो अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन आपने डेवलप किया उसमें कुछ ज्यादा बदलाव आ जाए, उसमें एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस आ जाए। तो इस तरीके की चीजें भी चलती रहती हैं। और यहाँ से जो पॉइंट है कि हिस्ट्री जो है वो डायनामिक हो जाती है। यहां से हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा डायनामिक हो जाती है। लोग सोचते हैं कि जो चीज घट गई सो घट गई, अब उसमें क्या है, वो घटना थोड़ी ना बदल जाएगी। घटना जरूर नहीं बदलेगी, मगर उसको देखने का तरीका, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बदल सकता है। भगवान बुद्ध हुए थे, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था, मगर बौद्ध धर्म इतना ज्यादा क्यों चला, कैसे वो फैला, क्या क्यों लोगों ने इतने बड़े लेवल पर उसको अपनाया, और फिर एकदम से वो ऐसे कैसे गायब हो गया जैसे यहाँ पर कभी था ही नहीं, और उसके सिर्फ अवशेष जो है देखने को मिलते हैं। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, इसको समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंटरप्रिटेशंस के साथ में और ज्यादा रिफाइन होती चली जाएगी। इसलिए इतिहास बीत चुकी घटनाओं का संकलन होने के बाद में भी एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, डाटा और फैक्ट्स भर नहीं है। ये लगातार डायनेमिक रहता है, इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं और लगातार इसमें अपग्रेडेशंस भी जो है आती रहती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से भी इस बात को हम समझ सकते हैं कि 19th और 20th सेंचुरीज में स्कॉलर्स को ज्यादातर इंटरेस्ट राजाओं के इतिहास में था। किसी वक्त में कौन सा राजा रहा, उसने कितने इलाके पर रूल किया, कितने राजाओं को हराया, कितना बड़ा उसका शासन था, कितने उसने जो है युद्ध जीते, इस तरीके की बात है, क्या उसने नीतियां वगैरह बनाई, इस तरह से। तो 19th एंड 20th सेंचुरी में इन सारी चीजों को पढ़ा गया। अब जब राजाओं की हिस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया एंड काफी आप कह सकते हैं अच्छा नॉलेज उनके बारे में मिल गया, तो 20th सेंचुरी के मिड आते आते जो नए हिस्टोरियंस आने लगे उनका अटेंशन दूसरी तरफ भी शिफ्ट हुआ, एंड उनको लगा कि यार किसी इकोनॉमिक चेंज एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो गया, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से इमर्ज हुए, इनके बारे में जो है आपने को पता होना चाहिए। और राजाओं का जो शासन काल रहा उसमें इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आए ये पता किए जाएं, उसका समाज पे कैसे असर पड़ा, और उसके वक्त में सोशल ग्रुपिंग कैसे क्या हुई, क्या उसमें बदलाव आया, इन चीजों को पढ़ा जाए। ये चीजें आपने को शायद ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकती हैं इतिहास के एक बीते हुए टाइम पीरियड के बारे में, बजाय इसके कि आप एक उस वक्त में कौन सा राजा था, कितने युद्ध लड़े, कितनी बड़ी सेना थी, आप ये सब चीजें पता करो। तो मिड 20th सेंचुरी में जैसे जैसे हिस्टोरियंस का शिफ्ट जो है इस तरीके के टॉपिक्स की तरफ में बदला, वैसे वैसे हिस्ट्री के इंटरप्रिटेशंस बदल गए, रिसर्च के एरियाज बदल गए, और अब वही इतिहास जो 19th एंड 20th सेंचुरीज में सिर्फ राजाओं की बात कर रहा था, वो मार्जिनलाइज ग्रुप्स के बारे में बात करने लगा, ऐसे पिछड़े हुए तबकों की बात करने लगा जिसके बारे में इतिहास में कोई जिक्र ही आपको देखने को नहीं मिलता था, या फिर जिनके बारे में जिनको बहुत कम इंपॉर्टेंट समझा जाता था, गैर मामूली समझा जाता था। तो यहां से हिस्टोरिकल राइटिंग आपकी पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो पॉइंट यह है कि इन सब बातों से ये समझ में आता है कि हिस्ट्री भी कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं कि आपने रट लिया, रट्टा मार लिया और खेल खत्म हो गया। ये भी एक साइंस है, इसमें भी लगातार डेवलपमेंट होता रहता है, लगातार चेंजेस आते रहते हैं।
The ongoing studies and researches will lead to fresh investigation of old source and development of new strategies of analysis of historical evidence. वही बात की जो नए नए स्टडीज और रिसर्च होते रहते हैं और फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो इससे एक तो आपको नई चीजें मिलती हैं, मगर साथ ही साथ पुराने सोर्सेस को भी उस नई रोशनी में जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि यार आपका जो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेस का जो एनालिसिस है और ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा, और आप पता चला कि नई स्ट्रेटजीज आप डेवलप कर लो हिस्ट्री के वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड। हो सकता है कि हमने जो पहले चैप्टर में स्टैटिग्राफी की बात करी थी, तो स्टैटिग्राफी की नई टेक्नोलॉजी आपको मिले और उससे आप जिस तरह से एविडेंसेस हासिल करते हो वो और उसका तरीका बदल जाए, जिससे आपको किसी कालखंड के बारे में और ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की पूरी टेक्नोलॉजी जो है एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे डिसाइफरमेंट ज्यादा आसान हो जाए। तो इस तरीके की चीजें भी जो है चलती रहती हैं, और इसका भी जो है कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल राइटिंग पर, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पर और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर लगातार असर पड़ता ही पड़ता है। तो इसी के साथ में ये टॉपिक भी खत्म होता है और इसी के साथ में इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब जो लास्ट चीज हमको डिस्कस करनी है वो है टाइमलाइंस। एक एक करके उसको हम लोग देखते हैं, फिर लेक्चर कंक्लूड करेंगे। चलें अब टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। पहली टाइमलाइन में हम डिस्कस करेंगे मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इस चैप्टर का जो पहला पेज है जिसपे इसकी हेडिंग लिखी हुई है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली सोसाइटीज, उसमें ड्यूरेशन बताया है कि हम लोग कितने से लेके कितने टाइम की ड्यूरेशन के बीच में अपने टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में ड्यूरेशन है 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी कॉमन एरा तक के जो 1200 साल है उसके बीच का जो इतिहास है उसके कुछ एस्पेक्ट्स को इस चैप्टर में कवर किया गया। तो यहाँ पर जो मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बात हो रही है वो भी इसी टाइम पीरियड के, इन्हीं 1200 सालों के बीच के हैं। तो एक एक करके हम उनको देखते हैं। सबसे पहले तो 6वीं से लेके 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 600 टू 500 बिफोर कॉमन एरा के बीच में पहली चीज जो होती है वो है पैडी ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस इंसान डिस्कवर कर लेते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। पैडी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि आप एक जगह पे चावल को जो है उगा लेते हो और जब उसके सैपलिंग्स थोड़े थोड़े निकल कर आ जाते हैं तो उसके बाद में फिर उनको किसी दूसरी जगह पे लगा देते हो, एक ऐसी फील्ड में जिसमें पानी भरा हुआ है। ऐसा करने से होता यह है कि जो चावल के सैपलिंग्स हैं उनके सर्वाइव करने का रेट बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में आपकी जो पैडी की उपज है, चावल की जो उपज है वो बढ़ जाएगी। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन भारत में 6ठी से लेके 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में शुरू हो गया। साथ ही साथ गंगा वैली में अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो गई। जैसा कि मैंने बताया ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1900 बिफोर कॉमन एरा में आपका पूरे के पूरे जो शहर थे वो अबेंडन कर दिए गए थे। उसके 1500 सालों के बाद में फिर से जो है आपको शहर भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिले थे। तो वो दूसरे शहर जो है गंगा वैली या फिर गैंगेटिक वैली में डेवलप हुए थे। ये चीज भी एक हुई थी। तीसरा महाजनपद जो है वो भी इसी टाइम पीरियड में उदय होना शुरू हुए थे। एंड लास्टली पंच मार्क कॉइन्स। तो 6th से लेके 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बीच में ये बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। अब वो लोग जो ये चैप्टर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए इतने सी इंफॉर्मेशन में से पूरा का पूरा एमसीक्यू बनाया जा सकता है, खासतौर पे यूपीएससी के लिए, कि वो आपको बता देंगे कि भाई 500 टू 600 बिफोर कॉमन एरा या 6ठी से लेके 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इनमें से कौन कौन सी चीजें हुई थी या नहीं हुई थी। एक पैडी ट्रांसप्लांटेशन डाल देंगे, अर्बनाइजेशन इन गंगा वैली, महाजनपद, पंच मार्क कॉइन्स, ये तो हुए थे। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो आपको फिर वो पता होना चाहिए कि वो चीज जो है सही नहीं है और एलिमिनेशन वगैरह फिर आप कर पाएंगे। यही बात सीयूटी के लिए लागू होती है, यही बात क्लास 12 के बच्चों के लिए लागू होती है कि सीधा सीधा सवाल पूछ लेंगे 6ठी से लेके 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इनमें से कौन कौन सी चीजें हुई थी। तो याद रखना पड़ेगा, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, चावल की खेती करना जो है उसमें ये पैडी ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस सीख ली जिससे पैदावार बढ़ गई। दूसरा, शहरों का सेकेंड टाइम री इमरजेंस हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कहां पर, गैंगेटिक वैली में। तीसरा, महाजनपदों का उदय होना शुरू हुआ और चौथा, पंच मार्क कॉइन्स या सिक्के जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में रूलर्स ऑफ मगध कंसोलिडेट पावर। मगध का जो उदय है वो सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पर होना शुरू हुआ। सबसे पहले हरण्य डायनेस्टी थी, उसके बाद में फिर एक और शेशुंग डायनेस्टी आई। शेशुंग डायनेस्टी के बाद में फिर आपकी नंद डायनेस्टी आई। ये जो रूलर्स थे इन्होंने एक के बाद एक मगध जो है इसको पावरफुल बनाया, इसके एरिया को बढ़ाया, दूसरे महाजनपदों के ऊपर कब्जा किया एंड अपनी पावर जो है बढ़ाने के साथ ही साथ उसे
कंसोलिडेट भी किया। दूसरे शब्दों में 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते मगध जो है सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पर इवॉल्व करता है, राइज करता है। 327 से 325 बिफोर कॉमन एरा यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन, सिकंदर का हमला होता है भारत पे, पोरस के साथ लड़ाई होती है, फिर वो वापस लौट जाता है। फिर आता है 321 बिफोर कॉमन एरा, एसेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। 321 बिफोर कॉमन एरा में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपके मगध के ऊपर कब्जा करते हैं, मौर्य वंश की नींव रखते हैं। 272/268 to 231। अब एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि 272 में हुआ था या 268 में हुआ था, मगर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में या तो 272 है या तो 268 है, या इनके बीच में कहीं पर कोई एक साल है। इस बीच में अशोक जो है उन्होंने शासन को अपने कब्जे में लिया था और 231 बिफोर कॉमन एरा तक राज किया था, यानी कि लगभग 30-35 साल के आसपास का जो है इनका मिनिमम रूल रहा था। 185 बिफोर कॉमन एरा यानी कि दूसरी शताब्दी में मौर्यन एम्पायर जो है वो समाप्त हो गया और उसके बाद शुंग डायनेस्टी जो है इसकी शुरुआत हुई थी। 200 बिफोर कॉमन एरा या दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक रूलर इन द नॉर्थ वेस्ट, चोलास, चेराज एंड पांड्याज इन द साउथ इंडिया, शतावनाज इन द डेक्कन। तो अलग अलग इलाकों में मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका है एंड अलग अलग क्षेत्र जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो एक्सट्रीम फ्रंटियर्स हैं उस पर कौन कौन रूल कर रहा है। दूसरी से पहली शताब्दी के बीच में नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक रूलर्स। ये इंडो ग्रीक रूलर कौन है? ये जो 327 से 325 बिफोर कॉमन एरा में अलेक्जेंडर ने हमला किया था, वो जो अपने बच्चे छोड़ गया था, वो जो अपने लोग छोड़ गया था यहाँ पे, ये उन्हीं के बच्चे हैं, ये उन्हीं के वंशज हैं। तो क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए तो इनको इंडो ग्रीक नाम दे दिया। ये इंडो ग्रीक ने अपना अंपायर बना लिया नॉर्थ वेस्ट में, और आज का जो अफगानिस्तान वगैरह है वहां पे लोग रूल कर रहे थे। इसी वक्त में नीचे की तरफ साउथ में, डाउन साउथ, चोला, चेरा और पांड्यास जो है उनका इवोल्यूशन होता है, और दक्कन में शतावनास जो है वो एक मजबूत पावर के तौर पर इमर्ज करते हैं। फिर पहली शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 100 बिफोर कॉमन एरा से 200 कॉमन एरा के 300 साल, फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, उसके बाद में आपका कॉमन एरा शुरू होता है एंड फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा, और उसके बाद में फिर सेकंड सेंचुरी कॉमन एरा। इन 300 सालों में शाका, पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, रूलर्स इन द नॉर्थ वेस्ट, रोमन ट्रेड एंड गोल्ड कॉइनेज। तो अब यहाँ इस बीच में क्या क्या होता है, शाका जो थे, जो सेंट्रल एशिया में कहीं से उठकर आए थे, वो भारत में अपना शासन स्थापित करते हैं, साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट में रूलर बनते हैं, साथ ही साथ इसी वक्त में रोमन एम्पायर के साथ में आपका ट्रेड शुरू हो जाता है, एंड लास्टली भारत में गोल्ड कॉइनेज इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। गोल्ड कॉइन किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे? कुषाणों के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये भी अपने को याद रखना है। अब कुषाणों में भी 78 सी में कनिष्क का जो है एसेशन होता है। अब 78 सी के आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये कि हिस्टोरियंस इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि यही तारीख थी। हो सकता है कल को और नए एविडेंस आए, पता चले ये तारीख नहीं थी, 78 का 80 हो जाए, 81 हो जाए या 75 हो जाए, मगर आज की तारीख में 78 कॉमन एरा विथ अ लिटिल बिट डाउट मानकर चला जाता है कि इस साल में कनिष्क जो है उसने कुषाण एम्पायर की जो गद्दी थी वो संभाली थी, उसके सिंहासन पर यह बैठा था। फिर 100 to 200 कॉमन एरा, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स बाय शतावना एंड शाका रूलर्स। पहली से लेकर दूसरी शताब्दी कॉमन एरा में आपको क्या मिलता है? सबसे शुरुआती इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जमीन के दान करने के, भूदान करने के इंस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं, और किनके द्वारा किए जा रहे हैं? शतावनास के द्वारा किए जा रहे हैं, शाका रूलर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है खासतौर पे यूपीएससी के एग्जाम के बच्चों के लिए कि भारत में सबसे पहले जमीन के दान के जो एविडेंसेस मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? मौर्य एक ऑप्शन डाला जा सकता है, शाका डाला जा सकता है, कुषाणा डाला जा सकता है, शतावना डाला जा सकता है। तो याद रखना है सबसे शुरुआती जो एविडेंस मिलते हैं, यानी कि सबसे पहले जिन्होंने जमीन का दान करना शुरू किया था भारत में, शतावना थे और शाका थे। आज की तारीख में ये हकीकत है, कल को नए एविडेंस आए, पता चले इसके पहले भी किसी ने कर रखा था, वो एक अलग बात है। बट आज की तारीख में अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस हैं लैंड ग्रांट के, शतावना और शाका रूलर्स के द्वारा जमीनों का दान भारत में सबसे पहले किया गया था। 100 to 200 कॉमन एरा, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस, ये तो अपने पढ़ लिया। 320 कॉमन एरा, बिगनिंग ऑफ गुप्ता रूल। तो 320 कॉमन एरा में गुप्ता अंपायर की शुरुआत होती है, गुप्ता रूल की शुरुआत होती है, एंड ये पूरा जो फेज है इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 320 कॉमन एरा में गुप्ता अंपायर या गुप्ता रूल शुरू होता है। 335 में समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये शासन संभालते हैं। 335 से 375 कॉमन एरा तक ये रूल करते हैं, और भारत की जो सीमाएं हैं वो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मौर्यन अंपायर के बाद में दूसरी बार भारत में इतना बड़ा अंपायर जो है उदय होता है, एंड बहुत बड़ा इलाका जो है पॉलिटिकल यूनिटी के अंडर में
समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे फिर आता है। देन 375 टू 415 कॉमन एरा में चंद्रगुप्त टू ये रूल करते हैं, जिनको राजा विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम बेताल की जो कहानियां हैं वो इन्हीं के ऊपर है। तो चंद्रगुप्त टू रूल करते हैं इस वक्त गुप्ता अंपायर को, और इसी वक्त दक्कन के इलाके में वाक्टकास हुआ करते थे जो डेक्कन को रूल कर रहे थे। 500 टू 600 कॉमन एरा के बीच में चालुक्यों का राइज होता है कर्नाटक में, और पल्लवास का राइज होता है तमिलनाडु में। 606 टू 647 कॉमन एरा में हर्षवर्धन जो है वो कन्नौज के राजा बनते हैं। इसी वक्त इसी टाइम पीरियड में जो चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनजैंग था वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तलाश में इंडिया पहुंचता है, और फिर इसका जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तलाश में इंडिया आना, भारत में रहना, संस्कृत सीखना और इसके काफी सारे ट्रैवल रिकॉर्ड्स लिखना, ये जो रिकॉर्ड बनाया गया था इसके द्वारा, इससे फिर बाद में इंडियन हिस्ट्री को लिखने में काफी ज्यादा मदद मिली थी। एंड लास्टली 712 इसमें आपका कासिम का हमला होता है सिंध के ऊपर, और अरब जो है वो कॉन्कर कर लेते हैं सिंध को। इस तरीके से आपका ये जो पहली टाइमलाइन है वो खत्म होती है। अब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं। क्लास 12 के बच्चों को इसमें से जितने फैक्ट्स याद रख सकते हैं वेल एंड गुड है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग इसको देख रहे हैं, भैया आपको ये रटना पड़ेगा, चाहे सीईटी हो चाहे यूपीएससी हो, आपको ये टाइमलाइन रटना पड़ेगी। यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एमसीक्यूज वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। चले, तो ये हो गई अपनी पहली टाइमलाइन। अब सेकेंड टाइमलाइन देखते हैं। चलें, टाइमलाइन नंबर 2 देखते हैं। इसमें मेजर एडवांसेस इन एपिग्राफी इसके बारे में बताया गया है। शिलालेखों को स्टडी करने का जो पूरा एक इवोल्यूशन हुआ है, और खास तौर पे इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में किस तरह से हुआ है, उसकी जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं वो हम देखेंगे। 18th सेंचुरी में सबसे पहले 1784 एक इंपॉर्टेंट साल है, फाउंडिंग ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना बंगाल में हुई थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि इन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करना है और इंडिया को ज्यादा बेहतर तरह से समझना है। इस चीज को आगे लेकर चलते हुए फिर इन्होंने सबसे पहले तो डिसाइफरमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें ब्राह्मी और खारोष्टी को स्टडी किया गया और उनको डिसाइफर किया गया, और दूसरे एस्पेक्ट्स इंडियन सोसाइटी के समझने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रीडिस्कवर करने के पीछे जिस संस्था का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसने शुरुआती फेज में काम किया था, वो थी आपकी एशियाटिक सोसाइटी। 1784 बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आते हैं 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में। 1810 1810 यानी कि 1810 का दशक, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा जूम करके बताता हूं आपको। ये देखिए, ये 1810 के बाद में एक एस लिखा हुआ है, 1810 एस, मतलब ये कि 1810 का जो पूरा दशक है उस बीच में ये काम किया गया था। 1810 एक स्पेसिफिक साल में नहीं, 1810 के बाद 11, 12, 13, तो 1810 से 1820 के बीच का जो दशक है उसमें ये काम हुआ था। कॉलिन मैकेंजी कलेक्टेड ओवर 8000 इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस। कॉलिन मैकेंजी ने इन 10 सालों में संस्कृत भाषा में और द्रविडियन लैंग्वेजेस में लगभग 8000 के करीब शिलालेखों को कलेक्ट किया, ढूंढा और इकट्ठा कर लिया। 1838 में डिसाइफरमेंट ऑफ अशोकन ब्राह्मी बाय जेम्स प्रिंसेप, ये तो खैर सबसे रिवॉल्यूशनरी पॉइंट है जो अपने को याद रखना है, यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है ये। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को डिसाइफर कर लिया। उसने समझ लिया कि यार ब्राह्मी, या फिर यूं बोलूं कि अशोकन ब्राह्मी, अशोकन इंस्क्रिप्शंस में जो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है उसे कैसे पढ़ा जाता है। और उसके बाद में फिर यहां से रिवॉल्यूशनाइज हो गई पूरी की पूरी आपकी इंडियन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी। फिर 1877 आता है, अलेक्जेंडर कनिंगम पब्लिशेस अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। 1877 में, अब 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन ब्राह्मी को डिसाइफर किया, यहां से फिर इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा गया। पढ़ने के बाद में फिर उनका इंटरप्रिटेशन किया गया, और उनके उस वक्त के हिसाब से जितना भी उसको निचोड़ा जा सकता था हिस्टोरिकल राइटिंग की कसौटी पे कर कराकर फिर काफी सारे जो है उस वक्त की फिर हिस्टोरिकल राइटिंग शुरू हुई। अल्टीमेटली 1877 में ऐसे काफी सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस का पूरा जो सेट है उनके उसमें जो भी लिटरेचर लिखा गया है उसके ट्रांसलेशंस वगैरह इंग्लिश में कर कराकर उसको पब्लिश किया गया था 1877 में। उसके बाद 1886 में फर्स्ट इश्यू ऑफ एपिग्राफिया कर्नाटिका अ जर्नल ऑफ साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस, पहली बार 1886 में एक मैगजीन निकाली गई, एक जर्नल निकाला गया जिसका नाम था एपिग्राफिया कर्नाटिका, जिसमें इंडियन इंस्क्रिप्शंस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन वगैरह आपको मिलती है। इसका पहला संस्करण जो है इशू किया गया।
फर्स्ट उसके बाद में और ये इसमें खास तौर पे जो है साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस की बात की गई थी, साउथ इंडिया में जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे उनकी बात। फिर आते हैं 1888 में, तो एपिग्राफिया इंडिका का जो है पहला इंस्क्रिप्शन आया। ध्यान से सुनिएगा, एपिग्राफिया कर्नाटिका पहले आ चुका था जिसमें साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात की गई थी, स्पेसिफिकली द्रविडियन लैंग्वेजेस में जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे उसके बारे में बात की गई थी। एंड देन 1888 में जो पहला इशू आया था वो था एपिग्राफिया इंडिका का। इसमें इंडिया में ओवरऑल जो आपको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, संस्कृत में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसके बारे में बात की गई थी। फिर आपकी 20th सेंचुरी आई 1965 टू 66। डीसी सरकार पब्लिशेस इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी। तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे नॉर्थ साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही थी 1965 1966 तक इसमें और ज्यादा इजाफा हुआ, और आपके नॉर्थ और साउथ में इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले और डिसाइफरमेंट किया गया और उसके बारे में आपको एडवांस फीचर्स पता चले, ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और उस वक्त फिर 65-66 में जो नॉलेज थी उसके बेसिस पे डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी के नाम से उस वक्त तक इंस्क्रिप्शनल एविडेंस का जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन कलेक्शन हुआ था उस सब के बारे में एक धर्म ग्रंथ एक तरीके से कह सकते हैं इशू कर दिया, एक इंसाइक्लोपीडिया इशू कर दिया, जिसके बेसिस पे फिर और फर्दर इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया गया। और आज की तारीख में हिस्टोरिकल राइटिंग की पूरी दिशा जो है वो बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है, ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स गिवन बाय डीसी सरकार एंड अदर्स। तो ये जो है वो मेजर आपके एडवांसेस थे जो इंडियन एपिग्राफी में किए गए थे। इसी के साथ में अपनी ये जो टाइमलाइन है वो भी खत्म होती है, और इसी के साथ में अपना ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये जो थीम है, थीम नंबर 2, ये भी अपना यहाँ पर समाप्त होता है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और इस पर्टिकुलर सेशन के साथ ही ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 या थीम नंबर 2 क्लास 12 हिस्ट्री की, ये भी अपनी यहाँ पर एंड होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा तो हम लोग नया जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 या थीम नंबर 3, उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दूसरे फ्रेंड्स या दूसरे आपके जानने वाले उनसे भी इसको शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।